हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी जो कि 4th सेमेस्टर में है, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए वही 5 यूनिट्स को हम कवर करेंगे और ये जो है ना फर्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है, जिसमें हम स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट्स हैं, यानी कि यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड, इसको हम एक सिंगल वीडियो में अभी हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर लास्ट, यानी कि यूनिट नंबर 5। तो आप 2 वीडियोस में पूरी जो फार्माकोग्नोसी है उसको कवर कर सकते हैं। ऐसे ही हमने देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री, कोलॉजी, पीओसी, फिजिकल फार्मास्टिक्स, उनकी भी ऐसे ही वीडियोस अपलोड कर दिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी का आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो नोट्स लिखे हुए हैं ना, इनको आप फार्मेसी वाले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आप फार्मेसी वाले ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहाँ पे अपना 4th सेमेस्टर सेलेक्ट करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे सारे क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो इस तरीके से लिखे गए हैं ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस है वो कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप्स के क्वेश्चन होने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है हमने वो प्रीवियस क्वेश्चन बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे 27 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं जो हमारी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होती है, उसमें जो हमारा पहला जो क्वेश्चन बनता है वो देखिए, जैसे कि हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसमें है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। तो ये जो सब्जेक्ट आपका एक न्यू यहाँ पे ऐड हुआ है, जैसे कोलॉजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ठीक इसी तरीके से। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि आखिर ये फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स में यही बनता है कि डिफाइन फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो बिल्कुल हम बेसिक से यानी कि स्टार्टिंग से यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होती है कोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए सिंपली वही जो हेडिंग वो लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है। तो यहाँ पे हम वर्ड को ब्रेक करेंगे, फार्माको प्लस ग्नोसी। तो यहाँ पे फार्माको जो है ना एक हमारा ग्रीक वर्ड से आया है, फार्माकोन से, और जिसका मतलब होता है ड्रग, एंड ग्नोसी का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ड्रग की नॉलेज या बोले तो ड्रग के बारे में स्टडी करना ही फार्माकोग्नोसी कहा जाएगा। तो सिंपली आप इसको ऐसे याद रखो, जैसे कि हमारा जो प्रोफेशन है फार्मेसी, तो उसके भी मैंने यहाँ पे फार्मा वर्ड जोड़ा है। तो जहां पर भी फार्मा वर्ड जुड़ जाता है उसका मतलब सिंपली आप समझ लेना कि उसमें हम ड्रग की स्टडी करेंगे या बोलते वो ड्रग से रिलेटेड है। एंड ग्नोसी का मतलब है नॉलेज, यानी कि ड्रग की नॉलेज रखना या उसके बारे में स्टडी करना कि वो कहाँ से हमको मिलती हैं, क्या उनका यूज होता है, वही हमारा फार्माकोग्नोसी है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज और मेंशन करनी है कि यहाँ पे हम नेचुरल जो ड्रग होती हैं, जो हमको एनिमल सोर्स से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, मेरीन सोर्स से मिलती हैं, हम उनकी यहाँ पे स्टडी करते हैं। क्योंकि जो एलोपैथिक जो मेडिसिन वगैरह है वो हमने कहाँ पे स्टडी करी है, फार्माकोलॉजी में एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो ये जो ना हमारी किस पर बेस्ड होती है, नेचुरल सोर्सेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि लिखा है कि फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ ड्रग व्हिच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल। तो ये जो ना हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनसे जो ड्रग हमको ऑब्टेन होती है हम उनकी स्टडी करते हैं। इसी के अंदर हमारे सारे ये सिस्टम आते हैं, जिसके आयुर्वेदा है, यूनानी है और होम्योपैथी है, वो मोस्टली हमारे इसी के अंदर आते हैं, कोग्नोसी के अंदर। क्लियर हुआ? इसके अलावा हम यहाँ पे और भी जो चीजें हैं उनकी भी स्टडी करते हैं। लाइक लिखा है कि फार्माकोग्नोसी इंक्लूड स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ नेचुरल ओरिजिन ड्रग। कि जो हमको नेचुरली जो ड्रग ऑब्टेन होती है ना, उनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी की भी स्टडी करते हैं, केमिकल स्टडी, केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उनकी स्टडी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी, उनको हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे फिर उनको हम हार्वेस्ट से तो कलेक्ट कर सकते हैं, उनको हम कैसे थेराप्यूटिकली यूज कर सकते हैं। तो ये जो पूरी स्टडी है वो हमारी फार्माकोग्नोसी के अंदर ही होती है। क्लियर हो गया? तो ये है टर्म आपकी फार्माकोग्नोसी। अब हम समझते हैं, यहाँ पे आपने सिलेबस में जुड़ा देखा होगा, यहाँ पे फाइटोकेमिस्ट्री भी है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पे हम वर्ड को ही ब्रेक करेंगे। फाइटो जो वर्ड है उसका मतलब होता है प्लांट, एंड केमिस्ट्री यानी कि आप समझते हैं यानी कि स्टडी ऑफ केमिकल। तो यहाँ पे देखिए, आप सिंपली मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ कि ये हमारा कोई प्लांट है, कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, अभी प्लांट अगर हम इसके पत्तों को यानी कि लीव्स वगैरह हैं या इसके तने को या इसकी जड़ों को अगर हम डायरेक्टली यूज करते हैं एज ए मेडिसिन या बोलते तो बाहर अप्लाई करते हैं, खाते हैं,
तो वो जो स्टडी है ना, यानी कि उसके पार्ट्स की स्टडी करना कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, लीव्स वगैरह, वो क्या उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, तो वो हमारी फार्माकोग्नोसी कही जाती है। लेकिन फाइटोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर यही जो हमारे पत्ते हैं, अगर हम इनका रस निकाल लें, जूस निकाल लें, तो जो मेन केमिकल जो निकलेगा, तो अगर हम उसकी स्टडी करें, उसका क्या यूज़ होगा, तो वो जो स्टडी हमारी फाइटोकेमिस्ट्री कही जाएगी। यानी कि फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं केमिकल, हम उनकी स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल से समझो कि जो हमारी टर्मरिक जो होती है, हल्दी वगैरह, आपने अक्सर सुना होगा कि उसको हम घाव पे लगा लेते हैं, या हमें चोट लग जाती है वहाँ पे हम पूरी हल्दी को लगा लेते हैं। अगर हम हल्दी को पूरी को नहीं लगाएं, बल्कि उसका अगर हम मेन जो कॉन्स्टिट्यूंट है, मेन जो केमिकल है, अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लें, उसको अगर हम बाहर निकाल लें, यानी कि कुरकुमिन को बाहर निकाल लें, जो कि मेन केमिकल होता है, तो अगर हम इसकी स्टडी करें कि क्या इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, कैसे हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो यही जो स्टडी हमारी फाइटोकेमिस्ट्री कही जाएगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द जो है वो केमिकल्स की स्टडी करते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पेड़ पौधों के जो पार्ट्स हैं, हम उनकी मेडिसिनल वैल्यू की स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये है आपका फाइटोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी। और इसके बाद देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, देखिए वो है डिफाइन क्रूड ड्रग एंड क्लासिफाई द सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग। तो ये भी जो है ना 2 मार्क्स में आ जाता है। तो यहाँ पे हम सिलेबस में दिखा दिया, अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा था, तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री वगैरह इतनी पूछी नहीं जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सोर्सेज ऑफ ड्रग, कि जो हमारी क्रूड ड्रग है वो होती क्या है, उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, वो कहाँ से हमको ऑब्टेन होती है, वो अपने डिटेल में यहाँ पे मतलब शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा 2 मार्क्स में, उसमें आपने बताना होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली दिखाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा ही हुआ है कि डिफाइन क्रूड ड्रग। तो देखिए क्रूड कहने का मतलब होता है कच्ची, यानी कि कच्ची दवाइयाँ। आप कच्ची दवाइयाँ कैसे बोल सकते हैं, लाइक जैसे कि हमारा जो प्लांट है, प्लांट के अगर हम स्टेम की बात करें, इसका जो तना है, अगर हम इसका यूज़ कर लें, इसकी पत्तियों को यूज़ कर लें, इसकी जड़ों को यूज़ कर लें, यानी कि हम डायरेक्टली वो जैसी नेचुरली हमें ऑब्टेन होती हैं, उनमें हम बिना चेंजेस के अगर हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो उन्हीं दवाइयों को हम कच्ची दवाइयाँ या बोलते तो क्रूड ड्रग बोलते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पे हम इनकी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, इसमें से हम कोई भी मेन केमिकल नहीं निकालेंगे, उनकी हम टैबलेट नहीं बनाएंगे, उनको हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, तो वो जो ड्रग है हमारी क्रूड ड्रग कही जाएंगी। तो लिखा है कि दोज ड्रग विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल एंड मिनरल एंड दे आर यूज्ड एज सच एज ऑकर इन नेचर विदाउट एनी प्रोसेसिंग। वो ऐसे ही यूज़ की जाती हैं जैसे कि नेचुरली वो रहती हैं, उनमें कोई भी प्रोसेसिंग या बोलते चेंजेस नहीं किए जाते। हाँ, उनका साइज को हम कम कर सकते हैं और उनको हम ड्राई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझो कि जो आपकी जिंजर जो होती है, यानी कि जो अदरक जो होती है, आप उसको डायरेक्टली गले में रख सकते हैं। अगर आपको गले में खरांश हो जाती है ना, तो कई बार हम जिंजर का यूज़ करते हैं। ऐसे आपका वीज वक्स होता है, अगार होता है, सिन्नामोन यानी कि दालचीनी जिसको हम बोलते हैं, ईसबगोल होता है। आपको कई बार अगर आपका कब्ज वगैरह हो जाते हैं तो हम ईसबगोल का यूज़ करते हैं। तुलसी के लीव्स होते हैं। तो इस तरीके की जो हमारी दवाइयाँ हैं, जो मतलब नेचुरली जैसे होती हैं ऐसे ही हम यूज़ कर लेते हैं, वो हमारी क्रूड ड्रग कही जाएंगी। अब क्रूड वर्ड से ही समझ लेना, क्रूड का मतलब होता है कच्चा, यानी कि जो डायरेक्टली जैसी है वैसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हमको कहाँ कहाँ से मिलेंगे, इनके सोर्सेज क्या है, तो सिंपली पहला सोर्स है एनिमल, कि हमको एनिमल से भी बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स आपको एनिमल से मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, शहद आपको मिलता है, फिश लिवर ऑयल वगैरह मिलता है। तो ये एनिमल के सोर्स हो गए। और इसके बाद देखिए सेकंड जो सोर्स है, देखिए वो है प्लांट सोर्स, जो कि मोस्ट ऑफ द जो ड्रग है हमारी प्लांट से ही मिलती हैं। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि ओपियम है, लेमन है, जिंजर है, पुदीना, तुलसी, फेनल, टर्मरिक, क्लोव, टी, कॉफी, जो भी आपको याद है वो आप यहाँ पे बना करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे प्लांट सोर्स हो गए। नेक्स्ट हमारे वो है मिनरल सोर्स। मिनरल्स यानी कि जो खनिज लवण जो होते हैं, चट्टाने वगैरह जो होती हैं, वहाँ से हमको कुछ मेडिसिन मिलती हैं, जैसे कि केओलिन है, टॉल्क है, वेंटोनाइट है, शिलाजीत है। तो शिलाजीत भी आपको वहीं से मिलता है। ठीक है, ये इसका एक सोर्स हो गया। इसके अलावा मैरीन सोर्स, यानी कि समुद्री जो जीव होते हैं, जो समुद्री जो इलाके होते हैं, वहाँ से हमको मिलती हैं। लाइक हमको बहुत सारी एंटीबायोटिक वहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा फैटी एसिड्स हमको मिलते हैं। और एक हमारी पेन किलर मेडिसिन है, यानी कि एनाल्जेसिक, जो कि हमारी जिकोनोटाइड, तो ये भी हमारे मैरीन सोर्स से ही मिलती है। ऐसे एक हमारी एंटी कैंसर ड्रग है जिसको हम ट्रेवेकेटिडीन बोलते हैं, तो ये भी हमको मैरीन सोर्स से ही मिलती है। तो ये इसका एक सोर्स हो गया। एंड लास्ट में एक बहुत लेटेस्ट एक मतलब सोर्स बना है, वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। इसको ना हम डिटेल में देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम प्लांट को एक पार्ट लेंगे और उसी पार्ट से हम अपनी लैब के अंदर एक न्यू प्लांट को ग्रो करेंगे, और यानी कि जो जिसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हम जो हमारे मेडिसिनल जो वैल्यू वाले जो प्लांट होते हैं उनको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। वहाँ से हम मेडिसिन को ऑब्टेन करते हैं। इसके निकोटीन है, मॉर्फिन है, कैफीन है, क्यूनिन है, एट्रोपिन है, रेसरपिन है। तो ये जो है यहाँ पे सोर्स यानी किसी क्रूड ड्रग के। तो आई होप ये जो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग विद एग्जांपल। यहाँ पे सिलेबस में देखोगे यहाँ पे है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो देखिए सिंपली हम समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे नेम आ रहा है ना ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब है कि जिसमें वर्ड आ रहा है ऑर्गन। ऑर्गन जिसके हमारा जो प्लांट है उसके भी पार्ट होते हैं, अपन को ऑर्गन बोल सकते हैं। लाइक वही पत्ती, तना, जड़ वगैरह। अगर आप उनको डायरेक्टली यूज करते हैं, लाइक जैसे कि हम अभी क्रूड ड्रग को बोल रहे थे, यानी कि अगर आप डायरेक्टली उसमें बिना कुछ चेंजेस किए वही सेलुलर स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, कहने का मतलब है कि जो हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं उसमें सेल होंगी, उसके तने में सेल होंगे, उसके जो जड़ें हैं उसमें सेल होंगी, तो उनको अगर डायरेक्टली यूज करते हैं तो वो जो हमारी ड्रग उनको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। तो लिखा है कि दोज ड्रग विच आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट एंड कंसिस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल इसके हमारे जिंजर को हम डायरेक्टली यूज करते हैं, हेम्प हमारा होता है उसको हम यूज करते हैं, कॉटन है, क्लोव है, सिनेमोन है, तुलसी के पत्ते हैं, तो ये हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। सेकंड हमारा अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जस्ट अपोजिट, कि इसमें जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो डायरेक्टली हमारे प्लांट का पार्ट नहीं होते, वो जड़, तना, पत्ती नहीं होती, बल्कि उसमें से कुछ चीज़ों को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या पाउडर बना लेते हैं, जूस निकाल लेते हैं। तो ऐसी जो जिसकी जो कुछ मेडिसिनल वैल्यू होती है वो हमारी ड्रग क्या कही जाती है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो लिखा है कि दोज ड्रग विच आर नॉट डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट बट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स बाय वेरियस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, डिकॉक्शन एंड ड्राइंग आर कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एग्जाम्पल समझो, इसके हमारे कुछ ड्राई लेटेक्स होते हैं, जिसकी लेटेक्स क्या होता है, इसकी वाइटिस एक मतलब कि एक लिक्विड टाइप होता है, सस्पेंशन टाइप, जो कि पेड़ पौधों से निकलता है। इसके हमारा ओपियम जो होता है, ओपियम जो हमको मिलता है वो ओपियम पोपी जो एक प्लांट है उससे मिलता है। तो अगर हम ओपियम पोपी के अगर हम पत्तों को डायरेक्टली यूज करें तो वो तो कही जाएगी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन उसमें से जो केमिकल निकल रहा है जिसमें कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है तो उनको हम बोलेंगे अनऑर्गेनाइज्ड। ऐसे ही कुछ हमारे जूस अगर हम निकाल लें, जिसके हमारा एलोवेरा के अगर हम पत्ते जो होते हैं अगर उनको यूज करें तो वो हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अगर हम उसका जूस निकाल लें तो वो हमारी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है ना। ऑब्टेन प्लांट से ही हो रही है, लेकिन डायरेक्टली हम प्लांट के पार्ट को यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया। ऐसे ही कुछ हमारे ड्राइड एक्सट्रैक्ट होते हैं, यानी कि कहने का मतलब है जो पाउडर फॉर्म में हम निकालते हैं, पाउडर बनाते हैं। अगर हम जैसे कि कुरकुमिन की बात करें, जो हमको किससे मिलता है, टर्मरिक से मिलता है, हल्दी से मिलता है। ऐसे ही कठेचू हमको मिलता है जिसको हम कत्था बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। क्लियर हो गया इन दोनों में डिफरेंस। तो ये है ड्राई ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो है राइट द अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो यहाँ पे जो हमारी क्रूड ड्रग है, यानी कि क्रूड आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि जो डायरेक्टली हमारे प्लांट के पार्ट होते हैं उन मेडिसिन को हम क्रूड ड्रग बोलते हैं। तो उनको ना हम यहाँ पे क्लासीफाई कर रखे हैं, मतलब सिलेबस में हमारे क्लासिफिकेशन दे रखा है, अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल। मोस्ट ऑफ द यही पूछे जाते हैं। इनमें से 3 आएंगे या बोले तो 2 आते हैं। तो ये जो है ना 7 या 10 मार्क्स में यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कि हमारी जो क्रूड ड्रग है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब नेचर में आप पूरी दुनिया में देखोगे बहुत ज़्यादा आपकी क्रूड ड्रग मिल जाएंगी। तो उनको समझने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए उनकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वही चीज़ आपने लिख देनी कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्रूड ड्रग, सो इट बिकम्स नेसेसरी टू स्टडी देम इन पार्टिकुलर एंड सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट। एक पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट उसमें स्टडी करना बेहतर होता है। तो यहाँ पे हमने जो क्लासिफिकेशन कर रखा है, जिसको हमने स्टडी करना है, वो है अल्फ़ाबेटिकल, यानी कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई करेंगे। उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, उनके शेप, साइज के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। टैक्सोनॉमिकल, इनकी टैक्सोनॉमी जिसको हम बोटेनिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, उसके बेसिस पर। केमिकल, इनके उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, एंड उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पर। तो सभी हम क्लासिफिकेशन को बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जिसकी नेम हमारा अल्फ़ाबेट। कि यहाँ पे जो हमारी ड्रग है वो उनके अल्फ़ाबेट, यानी कि जो उनका नेम है स्टार्टिंग में, जैसे इंग्लिश में नेम होगा या हमारा लैटिन में नेम होगा, तो स्टार्टिंग में जो भी अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे अरेंज होंगी। जिसके पहले ए नेम की सारी मेडिसिन होंगी, फिर बी नेम से होंगी, फिर सी से स्टार्ट होंगी। तो वही जो अरेंजमेंट है वो तो क्लासिफिकेशन वो हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। तो सिंपली लिखना है कि इन दिस मेथड ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लैटिन एंड इंग्लिश नेम। एग्जाम्पल इसके यहाँ पे पहले ए नेम की ड्रग होंगी, जिसके अकासिया है, अगार है, फिर बीज बॉक्स ये बी नेम से स्टार्ट होगी, फिर सी नेम से, फिर डी नेम से। तो ये अरेंजमेंट हमारा अल्फ़ाबेटिकल कहा जाएगा। ठीक है। सेकंड जो हमारे क्लासिफिकेशन वो है मॉर्फोलॉजिकल। देखिए मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि वो कैसे दिखते हैं, उनका शेप क्या है, साइज क्या है, कैसी अपीयरेंस है। अगर हम उसके बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वो आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाएगा।
जैसे कि सिंपली आप समझो कि कुछ हमारी ड्रग जो होंगी वो पत्ते होंगी यानी कि लीव्स होंगी, कुछ जड़ों से निकलेंगी यानी कि वो हमारी रूट्स होंगी, कुछ हमारे स्टेम यानी कि तने होंगे। तो इस बेसिस पे तो हम क्लासीफाई करेंगे यानी वो दिखते कैसे हैं, उनका साइज क्या है, वो होते क्या है, तो वो हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो इन दिस मेथड क्रूड ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप, साइज एंड अपीयरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अभी हमने देखा ऑर्गेनाइज्ड इसको हम बोलते हैं यानी कि डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट, उसको हम ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि डायरेक्ट पार्ट नहीं होता बल्कि कोई केमिकल होता है जो कि हमको ऑब्टेन होता है प्लांट से ही। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइज जो हमारी ड्रग है, जैसे कि कुछ हमारी लीव्स होती हैं, पत्ते होते हैं, कुछ बार्क होती हैं, रूट होती हैं, फ्लोवर होते हैं। तो उनके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं ड्रग के, जैसे कि लीव्स जो हमारी होती हैं, कुछ ड्रग जैसे कि दतूरा होता है, एक लीव भी होता है, सेना है, डिजिटलिस है। तो ये जो है हमारे क्या हो गए, ये हमने उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया। ऐसे जो हमारी बार्क होती है उसमें सिनामोन है और सिंकोना है। रूट्स के अंदर हमारा लिक्योराइस आता है, रावोल्फी आता है। फ्लोवर्स के अंदर क्लोव है, सैफ्रॉन है। तो ये हमने जो क्लासिफिकेशन किया है ना, उनके साइज या जो हमें दिख रही है वो क्या है, वो रूट है, लीव है, क्या, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। ऐसे अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, तो यहाँ पे हम क्लासीफाई करेंगे कि वो हमारा ड्राइड लेटेक्स है। लेटेक्स क्या होता है, वाइटिश सस्पेंशन होता है, जैसे ओपियम है, पैपेन है। वो जूस तो नहीं है, अगर वो ड्राइड जूस हुआ जैसे कि एलोवेरा हो जो जूस होता है, किनो जो होता है वो इसके अंदर आएंगे। अगर वो कोई पाउडर वगैरह है, एक्सट्रैक्ट है, तो वो इसके अंदर आएंगे, जैसे कि अगार है, कैटेचू है, या बोलते तो हमारा कुरकुमिन है। ऐसे अगर वो गम हुआ तो जैसे कि अगासिया है, ट्राकैंथ है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से क्लासीफाई करना है। तो इनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। थर्ड जो है वो है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये अक्सर आपने बॉटनी यानी कि 12th क्लास में या 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। तो लिखना है कि हेयर द ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। जो प्रॉपर जो बोटेनिकल जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी ड्रग जो है वो क्लासीफाई होती है। आपने एक दो एग्जाम्पल बता देने होंगे, जैसे कि हमारी एक ड्रग है, जो हमारी कुछ ड्रग जैसे कि वैनिला है और डिस्कोरिया है एंड कोल्चिकम है। तो ये जो हमारी ड्रग जो होती है, इनका जो फाइलम है वो एंजियोस्पर्म होता है, इनका ऑर्डर जो है वो लिली फ्लोरिया होता है, और फैमिली लिली अकासिया होता है, और ड्रग हमारे इसके अंदर ये आती है। ऐसे हमारी जो ड्रग है ओपियम, वो आती है एंजियोस्पर्म के अंदर ही। इसका ऑर्डर जो होता है वो हमारा पेपावेरेल्स होता है, और इसकी फैमिली पेपावेरेसिया होती है। तो इस टाइप से जो अगर आप क्लासीफाई करोगे उनके फाइलम, फैमिली, जीनस, ऑर्डर को देखते हुए, तो वो आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। ठीक है। एंड फोर्थ जो है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो हमारी ड्रग जो है या जो हमारे पेड़ का जो भी पार्ट है उसमें मेन केमिकल क्या है, उसका नेचर क्या है, क्या वो एल्कलॉइड है, क्या वो ग्लाइकोसाइड है, क्या वो हमारा हार्मोन है, क्या वो हमारा एंजाइम है। तो उसके बेसिस यानी उसकी स्ट्रक्चर या बोल तो उसकी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जो हमें क्लासिफिकेशन करना है वो हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो लिखा है कि हियर द क्रूड ड्रग आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ देयर मेन कंस्टिट्यूट इन द ड्रग विच के बायोलॉजिकल एक्शन, यानी कि जो मेन जो केमिकल होता है तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हमने क्लासीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए जो केमिकल जो हमारी क्रूड ड्रग है वो इस टाइप से क्लासीफाई की जाती है। इसके एल्कलॉइड हैं, ग्लाइकोसाइड हैं, टैनिन है, वोलाटाइल ऑयल है, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन वगैरह। तो इनको ना आप डिटेल में भी देखोगे, यहाँ पे आपकी जो 4th यूनिट आप वहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनोइड, टैनिन, वोलाटाइल ऑयल ये सभी दे रखे हैं। तो यहाँ पे उनकी स्ट्रक्चर है तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। जैसे कि एल्कलॉइड के अंदर आते हैं विंका, सिंकोना, ओपियम, टी, कॉफी। तो एल्कलॉइड हमारे ऐसे कोई भी केमिकल होते हैं जो पहले तो एल्कली होते हैं नेचर में, जैसे कि हमारा एल्कली यानी तो जो बेसिक होते हैं, जो बेस होते हैं। सेकंड, उनके स्ट्रक्चर में एक न जरूर नाइट्रोजन का ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये जो हमारा इस टाइप से उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, वही हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। ऐसे ग्लाइकोसाइड जो होते हैं उनमें हमारा एक मतलब कि शुगर होती है, एक नॉन शुगर पार्ट होता है, जैसे कि एलोवेरा है, सेना, डिजिटलिस, ये इसके अंदर आते हैं। ऐसे हमारे टैनिन होते हैं, आंवला, कैटेचू, वैनेरा। वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर आते हैं सिनामोन, क्लोव, तुलसी, फेनल। लिपिड्स के अंदर चौलमुर्गा ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, बीज बॉक्स है, लार्ड है। तो ये उनके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर है। ऐसे कुछ हमारी प्रोटीन है लाइक कैसीन, जेलेटिन, यीस्ट वगैरह। एंजाइम जैसे पेप्सिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह। हार्मोन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो ये जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो केमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। अब लास्ट में एक और क्लासिफिकेशन है वो है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि उनकी फार्माकोलॉजी की वो क्या काम करेंगी, वो एक्चुअली में कहाँ पे यूज होंगी, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो लिखा है कि इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग मेन कंस्टिट्यूएंट, कि ड्रग का मेन केमिकल क्या है और उसका क्या ऑब्जेक्ट है, तो कहाँ पे काम करेगा, क्या यूज होगा,
उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। पहला जो देखिए यहाँ पे हम टाइप्स लिखे वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन काम करती हैं, जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। एक्सपेक्टोरेंट यानी कि जो गले के बलगम वगैरह को बाहर निकालते हैं, जैसे कि इपेकेक है, लिक्यूराइस है, इस कैटेगरी में आएंगी। ऐसी एंटीटसिव जो हमारा ओपियम जो होता है वो हमारी जो सूखी खांसी होता है उसको सप्रेस करता है। ऐसे हमारा ब्रोंको डायलेटर होते हैं, कुछ हमारे जो ब्रोंक्योल्स को डायलेट कर देते हैं, इसके टी है, इफेड्रा है। तो ये हमारे सारे ड्रग रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे सेकंड है वो हमारी ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हमारा जीआईटी जो होता है, हमारा स्टोमक वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह, यहाँ पे हमारी जो मेडिसिन काम करती हैं। इसके अंदर इसकी लैक्सेटिव यानी कि जो हमारा कब्ज वगैरह को ठीक करते हैं, इसके अगार है, इसबगोल है, वो इस कैटेगरी में आएंगी। इमेटिक्स यानी कि जो उल्टी कराने का काम करती हैं, जैसे कि इपेकैक है। कार्मिनेटिव्स जो हमारा पाचन वगैरह सही तरह कराती हैं, जैसे कि कोरिएंडर है, फेनल है, डिल है। एंटीएमोबिक जो अमीबा वगैरह पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं इंटेस्टाइन वगैरह में, तो ये उनको मतलब कि किल करते हैं, इसकी कुर्ची है, इपेकैक है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे फार्माकोलॉजिकली इनको क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे ग्रुप है वो ड्रग हमारी ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हमारे हार्ट पे काम करती हैं मोस्टली। तो यहाँ पे जिसकी कार्डियोटोनिक जो हमारे हार्ट के फंक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं, जैसे डिजिटलिस है, स्क्विल है एंड स्ट्रोफेंटस है। ऐसे ही कार्डियक डिप्रेसेंट होती हैं कुछ हमारी, जिसकी सिंकोना है, बैरेट्रम है। कुछ हमारी एंटी हाइपरटेंसिव होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, इसके राउवोल्फिया है। लास्ट में हमने यहाँ पे लिख रखा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, जो हमारे ब्रेन पे काम करती हैं। कुछ हमारे सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, इसके हम कॉफ़ी टी वगैरह लेते हैं, हमारा ब्रेन एकदम स्टिमुलेट हो जाता है। कुछ हमारे सीएनएस डिप्रेसेंट भी होते हैं, जिसके ओपियम है, बेलाडोना है। कुछ हमारे ओपियोइड एनाल्जेसिक भी होते हैं, जो हमारे ब्रेन पे असर करके हमारे पेन को दूर करते हैं, जिसके ओपियम या बोलते हैं उसी के अंदर हमारा मॉर्फिन आता है। तो इस टाइप से जो हमने क्लासिफिकेशन जो देखा है वो हमने चारों बेसिस पे देखा है, चारों पांचों हमने अल्फ़ाबेटिकली देखा है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, टैक्सोनॉमी के बेसिस पर, और केमिकली और फार्माकोलॉजिकली। तो आई होप ये जो सारा टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप से आपने 7 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ पे कवर करना है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है डिफाइन अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड राइट वेरियस मेथड ऑफ ड्रग इवेल्युएशन। कि अडल्ट्रेशन क्या होता है वो आपने बताना है, और ड्रग जो हमारी होती है क्रूड ड्रग उसको आप कैसे इवेल्युएट करोगे वो अपने वेरियस मेथड उसके बताने होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है या तो लॉन्ग में आएगा पूरा 10 मार्क्स में, या 7 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए सिंपली वही जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अडल्ट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि अडल्ट्रेशन होता क्या है। देखिए हम सिंपली समझते हैं, अडल्ट्रेशन जो वर्ड है ना उसको अगर हम हिंदी में बोले वो होता है बदलाव कर देना या बोलते बदल देना। यानी कि जो हमारी ओरिजिनल ड्रग है जो हमें नेचुरली ऑब्टेन हुई है, अगर हम उस ड्रग को हूबहू सेम ऐसे ही दिखने वाली किसी नकली चीज से या कुछ घटिया केमिकल से उसको अगर हम बदल दें और उसकी मिक्सिंग कर दें और उसकी क्वालिटी को घटा दें, तो वही हमारा अडल्ट्रेशन कहा जाएगा। सिंपल आप समझो, आप घर का एग्जांपल लो कि यहाँ पे देखिए एक आपके पास एक गिलास दूध है और यहाँ पे आधे गिलास आपके पास पानी है। ये आप दूध बेचने वाले हैं, तो कई बार जो दूध बेचने वाले होते हैं वो दूध में पानी मिला देते हैं, मतलब वहाँ पे अडल्ट्रेशन कर देते हैं नफा वो ज़्यादा कमाने के लिए। कि जैसे हमारे जो दूध है वो हमारा लिक्विड है, ऐसे ही पानी भी लिक्विड है। तो उसको हम इजीली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या बोले तो बदल सकते हैं दूध को पानी की जगह। तो सिंपली यही मिक्सिंग करना और हमारे ओरिजिनल प्रोडक्ट की क्वालिटी को घटा देना, वही हमारा अडल्ट्रेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि अडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल ड्रग कंप्लीटली या पार्शियली विद सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस। कि अडल्ट्रेशन एक हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या बोले तो बदल देते हैं या बोले तो रिप्लेस कर देते हैं हमारी ओरिजिनल ड्रग को, या तो पूरी तरीके से या अधूरे या बोले तो पार्शियल तरीके से। और किससे रिप्लेस करते हैं? सेम ऐसे ही दिखने वाली किसी दूसरे मतलब कि नकली आप बोल सकते हैं या बोले तो घटिया किसी भी केमिकल से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो कि आफ्टर दैट द प्रोडक्ट या ड्रग बिकम इन्फीरियर इन क्वालिटी, यानी कि उसकी जो क्वालिटी जो होती है उसके बाद वो घट जाती है और उसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज भी कम हो जाती हैं, और बोलते हैं जिसका जो एक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये जो हमारी ड्रग में जो भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, ओरिजिनल ड्रग में जो चीज़ें हमारी मतलब कि उसकी क्वालिटी को घटाने के लिए ऐड की जाती हैं, तो उनको हम अडल्ट्रेंट्स बोलते हैं। यानी कि जो हमारा दूध में जो हम पानी डाल रहे हैं जो उसकी क्वालिटी को कम कर रहा है, तो वो हमारा अडल्ट्रेंट्स कहा जाएगा। तो सिंपली वही मैंने यहाँ पे समझा रखा है कि सपोज करो कि यहाँ पे ये हमारा दूध है जो ओरिजिनल है, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, यानी कि उसकी क्वालिटी को कम कर दिया, तो यही जो है हमारा क्या कहा जाएगा? अडल्ट्रेशन कहा जाएगा।
ठीक है। ऐसे अक्सर होता है कि जो हमारी जो मेडिसिन होती हैं कई बार बहुत नकली बेची जाती हैं, कुछ हमारी मतलब कि एकदम बोल सकते हैं ब्रांडेड होती हैं, कुछ हमारी जेनेरिक होती हैं, उनको हम नकली तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं घटी होती है ना। तो यही जो है अडल्ट्रेशन होता है। अभी जो अडल्ट्रेशन हुआ है यानी कि हमारी जो भी हम मेडिसिन बना रहे हैं, जो हमारी क्रूड ड्रग हमारे पास हैं, क्या वो ओरिजिनल हैं, क्या वो अच्छे काम करती हैं या नहीं करती हैं, उन्हीं को पता करने के लिए अगर हम कोई टेस्टिंग करें, कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो वही हमारा इवेल्युएशन कहा जाता है। इवेल्युएशन का मतलब होता है जांच करना, जांच पड़ताल करना, पता लगाना। आप सिंपल समझो कि अब देखिए पिछले ज़माने में क्या होता था कि वहाँ पे हमारी जो डेयरी होती थी वहाँ पे मशीनें नहीं होती थी, मतलब वो जैसे कि बोलते हैं ना फैट वगैरह पता करते हैं, नंबर निकलता है हमारे दूध का। तो आजकल क्या है कि अगर आप दूध में पानी मिलाते हो तो तुरंत मशीन बता देती है कि अगर आपका फैट कम आ रहा है, नंबर कम आ रहा है अगर आपकी डेयरी पे, मतलब कि उसमें पानी मिला है, तो वो एक इवेल्युएशन है, वहाँ पे हम इवेल्युएशन ही कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हमारी मेडिसिन में भी कुछ गड़बड़ी है, अगर उनमें मिक्सिंग की गई है या उनकी क्वालिटी को घटाया गया है, तो उनके इवेल्युएशन के कौन कौन से तरीके हैं वही आपने बताने हैं। तो उससे पहले सिंपली हम ये समझ लेते हैं कि आखिर अडल्ट्रेशन होता कैसा है, मतलब कितने टाइप्स का होता है। तो जो है 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला है इंटेंशनल या बोलते जो अपनी इंटेंसिटी के साथ कहा जाए, मतलब कि जानबूझकर जिसको हम करते हैं। दूसरा है अनइंटेंशनल, जो जानबूझकर नहीं किया जाता। तो पहला देखिए इंटेंशनल लिखा है कि इट ऑकर्स इंटेंशनली बाय मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर है या जो भी मालिक है उसकी जानबूझ से वो होता है। जैसे कि सिंपली अगर हम दूध, अगर ज़्यादा हमारे पास कम दूध है और हम ज़्यादा नफ़ा कमाना चाह रहे हैं, उसमें हमने पानी मिला दिया, तो वो हमने जानबूझ कर किया है। तो ऐसा अडल्ट्रेशन क्यों होता है, देखिए अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट उसकी बहुत ज़्यादा प्राइस हो या बोल तो कुछ एक्सपेंसिव हमारा रॉ मटेरियल आ रहा हो, तो उस वजह से हम उसमें मिक्सिंग कर देते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना हो, जैसे कि यहाँ पे हमने दूध की क्वांटिटी तो बढ़ा दी लेकिन क्वालिटी घटा करके हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो। अगर आपके पास कमी हो ड्रग की, मतलब ड्रग आपका जो रॉ मटेरियल है वही कम हो और उसमें आपने कुछ मिक्सिंग कर दी हो, तो ये रीज़न उसके हो सकते हैं। सेकंड है अनइंटेंशनल, यानी कि वो जानबूझकर नहीं होते, वो एक्सीडेंटली हो जाते हैं। कैसे एक्सीडेंटली हो जाते हैं, कुछ जो हमारी ड्रग होती है वो सिमिलर होती हैं, दिखती भी सेम है, उनका कलर भी सेम होता है, तो उस वजह से यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी में सिमिलरिटी की वजह से हो जाता है। कई बार जो हमारे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वर्कर वगैरह, उनको कम नॉलेज होती है कि ये दोनों चीज़ सेम है या अलग अलग है। जैसे कई बार आप अक्सर नमक की जगह चीनी डाल देते हैं, मतलब कि जैसे चाय बनाते हैं तो कई बार वहाँ पे नमक वगैरह भी डल जाता है। तो जो गड़बड़ी जो होती है वो सिमिलरिटी की वजह से होती है। तो वहाँ पे आपने जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन हाँ बाई चांस एक्सीडेंटली वहाँ पे ये हो गया। ऐसे ही कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है ड्रग के नेम में। कुछ जो हमारी ड्रग जो होती है उनकी नेचुरली या जो भी हमें ऑप्टेन होती है उनके नेम सिमिलर ही होते हैं या थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे चेंज होता है थोड़ा ही, तो उस वजह से कई बार गड़बड़ वहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा जो वहाँ पे ये हो जाता है। तो ये जो है अभी हमने देखा अडल्ट्रेशन क्या है और वो कितने टाइप्स का होता है। अब हम बात करते हैं इवेल्युएशन, जैसे कि मैंने मतलब समझाया कि अब हम इवेल्युएट करेंगे कि अगर हमारी ड्रग में कुछ गड़बड़ी हुई है, अगर उसमें मिक्सिंग हुई है, अगर उसकी क्वालिटी को घटाया गया है, तो वो किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपने स्टार्टिंग में लिख देना है कि इवेल्युएशन ऑफ ए ड्रग इंश्योर्स द आइडेंटिटी ऑफ ड्रग, डिटरमाइन द क्वांटिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। कि हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे इवेल्युएशन के दौरान, कि जो हमारी ड्रग है उसकी आइडेंटिटी, यानी कि वो कहाँ से हमको मिली है और उसका नेचुरल जो सोर्स है वो रियल है या बोल तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ की गई है। सेकंड उसकी क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी मतलब कि जो हमारी जो ड्रग है उसमें मेन जो हमारे केमिकल है, मेन जो इंग्रेडिएंट है उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसमें रिप्लेसमेंट तो नहीं हुई है किसी नकली चीज़ से या तो किसी घटिया चीज़ से, तो आपकी क्वांटिटी हम वहाँ पे मेजर करेंगे। इसके अलावा प्योरिटी, कि जो हमारा कोई भी वहाँ पे केमिकल है या तो जो भी हमारी ड्रग है वो कितनी प्योर है, क्या उसमें फॉरेन सब्सटेंस मिला करके मिक्सिंग तो नहीं की गई है। तो ये हम 3 चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जो है इसके 4-5 मेथड्स हैं वही आपने यहाँ पे डिटेल में लिख देने। पहला हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक, तीसरा है केमिकल, चौथा है फिजिकल, पांचवा है एनालिटिकल एंड लास्ट में हमारा बायोलॉजिकल। तो पहले हम समझते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक। इसके नेम में ना ऑर्गेनो को मतलब है कि इसमें जो हम इवेल्युएशन करेंगे वो हम अपने ऑर्गन से करेंगे, यानी कि जो हमारी ड्रग है उसको हम या तो सूंघेंगे उसकी स्मेल से, उसको देख करके, या बोल तो उसके कलर से हम यहाँ पे पता लगाएंगे, उसके टेस्ट से पता लगाएंगे। तो यहाँ पे जो इवेल्युएशन कहा जाएगा वो हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक कहा जाएगा। तो लिखना है कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन मीन्स एनालिसिस ऑफ कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप एंड etc ऑफ द ड्रग। एग्जाम्पल आप समझो कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारा, आप घर के हमें एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हमारी चाय पत्ती जो होती है और कॉफ़ी जो होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। चाय पत्ती आप अक्सर देखोगे आप उसको
खुशबू से ही सूंघ करके बता सकते हैं कि ये हमारी चाय पत्ती है और ये हमारी कॉफ़ी है। तो वहाँ पे हम डायरेक्टली जो इवेल्युएशन या जो डिफ्रेंसिएशन हम कर रहे हैं वो हम ऑर्गन की मदद से कर रहे हैं, अपने ऑर्गन की मदद से। ऐसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे हमारा जो लिक्योराइस जो होता है वो टेस्ट जो होता है उसका स्वीट होता है, ऐसे सिनेमन जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पे जो हमने उनके टेस्ट, उनका कलर, उनका साइज, उनके बेसिस पे हमने जो पता लगाया है वही इवेल्युएशन हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक होता है। तो ये बिल्कुल जीरो यानी कि स्टार्टिंग लेवल पे होता है। उसके बाद दूसरा वह माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन, यानी यहाँ पे हम जो हमारे ड्रग हैं तो हमारी जो नेचुरल जो ऑब्टेन ड्रग हैं जो हमको प्लांट से मिलती हैं उनका जो हम एवेल्युएशन वो माइक्रोस्कोप की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि सपोज करो कि जैसे कि हमारा प्लांट है, प्लांट जिसके हम तुलसी के पत्तों की बात कर लेते हैं, तो तुलसी के पत्ते जैसे भी कई सारे पत्ते हमको दिखते हैं। तो अगर हमने पता करना है कि एक्चुअली में तुलसी का ही पत्ता है तो उसको हमने माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो वहाँ पे जो उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर है तो उसकी हमें पहले से ही डिटेल स्टडी पता होती है कि उसमें कितने हमारे स्टोमेटा होते हैं, कितना स्टोमेटल इंडेक्स होता है, कितना हमारे वहाँ पे स्टोमेटल नंबर होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनके माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन हमारा माइक्रोस्कोप की मदद से होता है। एक्चुअली में वहाँ पे जो हमारी ड्रग है जो बोलते हो हमारे जो प्लांट के जो पार्ट है उसके हम सेलुलर स्ट्रक्चर का एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये एग्जामिनेशन हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या तो एवेल्यूशन कहा जाता है। और इसको देखिए आप यहाँ पे ये मत समझना कि समझ में नहीं आया, इसको ना अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। पूरा सिलेबस में दे रखा है कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग। डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है हमारा स्टोमेटा, क्या हमारा स्टोमेटल इंडेक्स, क्या है हमारा स्टोमेटल नंबर, सारा कुछ आपको ये जो है क्लियर हो जाएगा। क्लियर होगी। सिंपली आप ध्यान रखना कि माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन मतलब कि हम जो हमारी ड्रग है उसकी हम माइक्रोस्कोप की मदद से हम एवेल्युएशन करेंगे, उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर का हम यहाँ पे एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वो है केमिकल एवेल्युएशन कि यहाँ पे जो है ना हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे जो भी हमारी ड्रग है, जैसे कि आपने अक्सर पढ़ा होगा थर्ड सेम में फैट एंड ऑयल के एक चैप्टर था हमारा पीओसी में। वहाँ पे हम उनकी एसिड वैल्यू पता करते थे, आयोडीन वैल्यू पता करते थे, एस्टर वैल्यू। तो उसके बेसिस पर उसके हम क्वालिटी को पता कर लेते थे अपने फैट एंड ऑयल की। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ हमारे केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं हमारी ड्रग के ऊपर और उनकी हम जो क्वालिटी है उसको हम यहाँ पे पता कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे टाइट्रेशन का भी यूज़ करते हैं, कई बार हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का भी हम यूज़ करते हैं इसी के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल एवेल्युएशन, यानी कि यहाँ पे जो ये जो मेथड है इसमें जो ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम एवेल्युएशन करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें इसकी मेल्टिंग पॉइंट, जिसके हमारे जो दो ड्रग हैं तो दोनों जो ड्रग हैं दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा। आप सिंपल समझो कि सपोज करो कि जस्ट मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, जैसे कि हम कॉफ़ी का ही लेते हैं, एक हमारी कॉफ़ी है एक हमारी टी यानी कि चाय है। तो दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दोनों का अलग अलग होगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, दोनों का मॉइस्चर कंटेंट अलग होगा, दोनों की सोलिबिलिटी, विस्कोसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सभी चीज़ें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हर एक ड्रग की सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो डिफ्रेंशिएशन जो हम यहाँ पे करेंगे तो इवेल्युएशन जो हम करेंगे वो हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करेंगे। अगर कोई भी हमारी ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज से मैच हो रही है मतलब हम पता कर लेंगे कि ये जो ड्रग है हमारी ये ओरिजिनल है और ये वही है, तो ये इवेल्युएशन हमारा फिजिकल इवेल्युएशन कहा जाता है। उसके बाद वो है एनालिटिकल इवेल्युएशन। एनालिटिकल कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम एनालिसिस का यूज़ करते हैं, क्या ये हमारे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ हमारी मशीनें होती हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हम इवेल्युएशन करते हैं। तो यहाँ पे आपने इतना ही लिखना है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, इतना आप लिख दोगे काफ़ी इनफ हो जाएगा। और लास्ट में एक और इवेल्युएशन वो है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कहने का मतलब है जिसकी नेम आ रहा है बायोलॉजिकल, तो यहाँ पे जो हमारी ड्रग है ना डायरेक्टली हम उनको ना किसी भी एनिमल पे परफॉर्म करके देखेंगे, एनिमल को इंजेस्ट करके देखेंगे। तो इसी मेथड को ना हम बायो ऐसे भी बोलते हैं। बायो ऐसे को ना फिफ्थ सेम में पढ़ोगे। आप समझो बायो का मतलब होता है इनकी बायोलॉजिकल कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कि आपके एनिमल, एंड ऐसे का मतलब होता है टेस्ट परफॉर्म करना। सपोज करो कि एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास पैरासिटामोल है, आपने ये पता लगाना है कि ये सच में पैरासिटामोल है। एक तरीका है कि आप उसको केमिकल टेस्ट करोगे, एक तरीका है कि आप फिजिकली प्रॉपर्टी से देखोगे, एक तरीका है कि आप माइक्रोस्कोपिक मदद से देखोगे, एंड एक इंपॉर्टेंट तरीका ये भी हो जाता है कि इसको आप डायरेक्टली कोई भी पर्सन, सपोज करो कि जिसको बुखार आ रहा है आप उसको खिला करके देख लो, अगर बुखार उतर गया यानी कि हाँ ये भाई पैरासिटामोल है। तो ये जो इवेल्युएशन हुआ ना वो हमारा बायोलॉजिकल इवेल्युएशन होता है। कई बार ये खतरनाक भी हो जाता है क्योंकि आप डायरेक्टली मेडिसिन को परफॉर्म करते हैं किसी भी एनिमल पे। तो लिखा है कि एंड यूज्ड व्हेन फिजिकल एंड केमिकल मेथड डज नॉट प्रोड्यूस सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट। अगर हमारे फिजिकल और केमिकल जो हमारे इवेल्युएशन है अगर वो फेल हो जाते हैं तो उससे हम सेटिस्फाई नहीं होते तब हम इस इवेल्युएशन को करते हैं। एंड दिस मेथड इज परफॉर्म्ड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक हमारा रैट है, माइस यानी कि चूहे वगैरह, ये सब उसी की कैटेगरी का आते हैं। रैबिट है, तो उनके अंदर हम एक्टिविटी जो होती है हमारी ड्रग की वो पता कर लेते हैं, उसकी सेफ्टी को पता करते हैं और पता करते हैं कि एक्चुअली में ये वही ड्रग है या नहीं है।
क्लियर हुआ। तो ये जो ना हमें इवेल्युएशन के मेथड देखे हैं कि कैसे हम इवेल्युएशन करते हैं अपनी क्रूड ड्रग का अगर उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं, और उससे पहले समझाते थे कि अडल्ट्रेशन की आखिरी जो हम चेंजेस करते हैं वो होता क्या है। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस मेथड। अभी आपने यहाँ पे देखा था ना इवेल्युएशन में एक मेथड यानी कि माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, जिसमें हम माइक्रोस्कोपी की मदद से पूरी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है हमारे प्लांट के पार्ट की उसके हम यहाँ पे एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये हमारा इवेल्युएशन का ही मेथड है जिसकी मैं बोल रहा था, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे वही है, यानी कि क्वांटिटेटिव बोले तो उसमें हम क्वांटिटी पता करेंगे कि उसमें कितनी सेल है हमारे जो भी प्लांट के पार्ट है उसमें कितना स्टोमेटल नंबर है, कितना स्टोमेटल इंडेक्स है, सारा कुछ हम पता करेंगे। तो किसकी मदद से पता करेंगे? माइक्रोस्कोपी। तो सिंपली आपने लिखना है कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी इज ए मेथड ऑफ इवेल्युएशन या तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। जो हमारी क्रूड ड्रग है उन्हीं का हम इवेल्युएशन करते हैं और इसे एक मेथड होता है किसकी मदद से? माइक्रोस्कोपी की मदद से। मेथड हम तब यूज करते हैं जब आपका केमिकल या फिजिकल जो मेथड है वो फेल हो जाता है, तो एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड लिखा है कि यहाँ पे हाईलाइटेड नेक्स्ट की बाय क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी वी एग्जामाइन द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रूड ड्रग एंड डिटरमाइन प्रोपोर्शन ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट। कि इसमें हम पता क्या करते हैं, जो हमारे पार्ट है प्लांट का उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं और उसमें कितनी क्वांटिटी में उसमें सेल हैं, कितना प्रपोर्शन में वहाँ पे सब्सटेंस है, उसका हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं तो पता लगाते हैं। तो इसके ना 3 मेथड है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी के। एक है लीफ मेजरमेंट या बोलते तो लीफ कांस्टेंट, एक है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो कि कई बार 2 मार्क्स में या तो 7 मार्क्स में अलग भी आ जाता है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। एंड एक बाय यूजिंग कैमरा ल्यूसिडा। आपको सिलेबस में दिखा दूं, यहाँ पे आप लास्ट में देखोगे यहाँ पे है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग इंक्लूडिंग लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, लीफ कांस्टेंट एंड कैमरा ल्यूसिडा विद डायग्राम। तो ये सारा कुछ आपका यहाँ पे एक सिंपल इसमें कवर हो जाएगा। तो समझने से पहले हम लीफ मेजरमेंट कि आपका जो पत्ता है तो लीफ जो है प्लांट का, तो उसमें आप कुछ मेजरमेंट या तो कुछ मतलब कि सेल्स वगैरह को मेजर करके आप पता लगा सकते हैं। कैसे? तो इसमें कई मेजरमेंट होते हैं। इसकी पहला स्टोमेटल नंबर, कई बार सिंपली 2 मार्क्स में भी आ जाता है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी आगे लिख रखा है आपको मैं बताऊंगा। तो स्टोमेटल नंबर क्या होता है, और स्टोमेटल नंबर से समझने से पहले आपने समझना हो कि आखिर ये स्टोमेटा क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारा जो प्लांट जो होता है, प्लांट की यहाँ पे पत्तियां होती हैं, बोल तो पत्ते होते हैं, इसके मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये आपका प्लांट का एक पत्ता है। तो इसमें ना छोटी छोटी सेल्स होती हैं, लाइक जैसे कि हमारे अंदर सेल होती हैं, प्लांट में भी सेल होती हैं। तो ये मैंने जो ब्लू कलर में ऐसे दिखा रखी है हमारी जो है एपिडर्मिस सेल है, और जो रेड कलर में जो आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम वेन बोलते हैं, या बोलते पत्ती पे आपने देखा ना धारी से जो होती है उनको हम वेन बोलते हैं। क्लियर हो गया। एंड अगर हम बात करें जैसे कि ये जो हमारा एपिडर्मिस सेल है, तो एपिडर्मिस सेल में भी छोटे छोटे पोर होते हैं, मतलब छेद होते हैं, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे छेद हैं, और यहाँ पे एक्चुअली में गैस का एक्सचेंज होता है, जैसे कि ऑक्सीजन और CO2 यहाँ पे एक्सचेंज होती है, और इन्हीं छोटे छोटे जो स्पोर हैं, छोटे छोटे जो हमारे छेद हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्लियर हुआ। इनकी स्टोमेटा क्या होता है, जो हमारे पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों पे भी हमारी एपिडर्मिस सेल होती हैं, और उनके अंदर मतलब एपिडर्मिस सेल होती हैं, और एपिडर्मिस सेल में छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है। अब यहाँ पे स्टोमेटल नंबर क्या है, देखिए अगर हम एक स्पेसिफिक एरिया रखें, स्पेसिफिक एरिया सपोज करो कि आपने इतना एरिया कट किया, और ये जो है हमारा 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर मिलीमीटर है, आप समझे, जैसे कि 1 mm हमने इस टाइप रखा, मतलब चौड़ाई रखी, और 1 mm इसकी हमने लंबाई रखी। तो यहाँ पे जो अगर हम पार्ट को कट करते हैं और इस पार्ट में हमको कितने स्टोमेटा नजर आएंगे, तो वही आपका स्टोमेटल नंबर कहा जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे सिंपली जूम कर रखा है, यहाँ पे जैसे कि इतने पार्ट में हमारे 4 स्टोमेटा है, तो यहाँ पे स्टोमेटल नंबर हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे ये कितना पार्ट आपने ध्यान रखना है, 1 mm स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर मिलीमीटर। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ो कि द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटल नंबर। कि एक पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितने हमारे स्टोमेटा है, एवरेज कितने हैं, तो उसको अगर हम पता कर लें तो वही हमारा स्टोमेटल नंबर है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आखिर स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा हमारे स्मॉल छेद होते हैं, स्मॉल पोर होते हैं, जो कि प्लांट की जो सेल है इनकी एपिडर्मिस जो होती है उसमें होते हैं, और वहाँ पे गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख रही होंगी सही तरीके से। दूसरा हमारा स्टोमेटल इंडेक्स। अब ये स्टोमेटल इंडेक्स क्या आप यहाँ पे पढ़ोगे, इट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। कि जो आपका जो लीफ है इसमें कितनी एपिडर्मिस सेल है, और इसके कंपैरिजन में या तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे कितने स्टोमेटा हैं,
तो अगर हम उसकी परसेंटेज निकालें तो वही आपका स्टोमेटल इंडेक्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे अपने फॉर्मूला ध्यान रखना है कि स्टोमेटल इंडेक्स यानी कि SI इक्वल्स टू होता है S इंटू 100 अपॉन E प्लस S। S जो है वो है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, यानी कि सपोज करो कि इतने एरिया में हमारे कितनी एपिडर्मिस सेल हैं और उसके कंपैरिजन में तो उसके रेस्पेक्ट में कितने स्टोमेट हैं, तो वही हमारा स्टोमेटल इंडेक्स होगा। यहाँ पे ई आपको क्लियर हो गया, ई यहाँ पे हमारा एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया और एस जो है हमारा वो है स्टोमेटा के नंबर। ठीक है, तो ये हमारा स्टोमेटल इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लीफ में मेजरमेंट करते हैं। सपोज करो कि आपके पास 2 पेड़ हैं या बोलते 2 आपके पास मेडिसिन है जिनके आपके लीव्स हैं, तो दोनों को जो लीव्स होंगे ना उनको हम माइक्रोस्कोपी में देखेंगे, उनकी पूरी स्लाइड बनाएंगे और वहाँ पे हम उनके ना इसी टाइप से स्टोमेटा को पता करेंगे, क्योंकि स्टोमेटा जो नंबर है किसी भी 2 प्लांट का सेम नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही उनका स्टोमेटल इंडेक्स दोनों का सेम नहीं हो सकता, तो वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। तो ये भी हमारा इवेल्युएशन ही हो रहा है। आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि यहाँ पे हम इवेल्युएशन कर रहे हैं। और अभी मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा। जैसे कि हमारे नेक्स्ट एक और है मेजरमेंट, वो है वेन आइसोलेट नंबर। वेन क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में वेन होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला ही था कि जो हमारी पत्तों में कुछ धारी सी जो होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड कलर में बना रखे, इनको हम वेन बोलते हैं। ठीक है, वेन और आइसोलेट नंबर। आइसोलेट कहने का मतलब है कि एक आइसोलेट एक छोटी सी जगह बने, मतलब कि जैसे कि वेन है और इसके पास की जो जगह है इसको हम वेन आइसोलेट बोलेंगे। ऐसे हमारी वेन है, इसके चारों तरफ आसपास की जगह इसको हम आइसोलेट बोलेंगे। ये एक हमारी एक आइसोलेट होगी, है हमारी आइसोलेट होगी। तो अगर हम बात करें वेन आइसोलेट, इट इज़ द नंबर ऑफ वेन आइसोलेट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ, यानी कि 1 स्क्वायर मिलीमीटर में कितने वेन आइसोलेट हैं, अगर हम उनके नंबर को काउंट कर लें तो वही हमारा वेन आइसोलेट नंबर कहा जाएगा। तो यहाँ पे वेन आइसोलेट कहने का मतलब है कि द सराउंडिंग एरिया ऑफ वेन इन लीफ, जो हमारा वेन नजर आ रही है रेड रेड कलर की, उसके चारों तरफ का एरिया, ये हमारा वेन आइसोलेट कहा जाएगा। और 1 मिलीमीटर स्क्वायर है बोल तो 1 स्क्वायर मिलीमीटर में कितने वेन आइसोलेट हैं, वही हमारा वेन आइसोलेट नंबर कहा जाएगा। एग्जाम्पल से समझो कि सपोज आपके पास 2 पौधे हैं या बोलते उनकी 2 पत्तियां हैं, एक हमारा डिजिटलिस ल्यूटिया है, एक हमारा डिजिटलिस पर्प्यूरिया है। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, या बोले तो हमने डिजिटलिस ल्यूटिया को इससे रिप्लेस कर दिया, तो हम सिंपली वेन आइसोलेट नंबर से इनको पता लगा सकते हैं कि जो हमारा डिजिटलिस ल्यूटिया जो होता है उसका जो वेन आइसोलेट नंबर है वो 1 से 1.5 होता है। केवल उसमें उतनी ही वेन आइसोलेट आपको नजर आएंगे 1 मिलीमीटर स्क्वायर में। लेकिन यहाँ पे डिजिटलिस पर्प्यूरिया में आपको 2 से 5.5 तक ही नजर आएंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे हम इनका इवेल्युएशन बोलते डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ऐसे एक हमारा वैन लेट टर्मिनेशन। देखिए वैन लेट कहने का मतलब यानी कि वही जो वेन है अभी आपने रेड कलर में जो देखी थी, एंड टर्मिनेशन का मतलब होता है बंद कर देना, तो एंड होना। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे कि जो हमारी वेन है, जैसे कि ये एक हमारी वेन जा रही है, तो इसमें आप कितने टर्मिनेशन, जैसे कि छोटी छोटी जो देख रहे हो ना टर्मिनेशन बोलते हैं इनको, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एक वेन में कितने टर्मिनेशन है या तो इतने एरिया में कितने टर्मिनेशन है, अगर हम उनको काउंट करेंगे तो वही जो ना वैन लेट टर्मिनेशन कहा जाता है। तो इट इज़ द नंबर ऑफ वैन लेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस, कि हमारे 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने वैनलेट टर्मिनेशन है, यानी बोल तो कितने एंड हो रहे हैं यहाँ पे वैनलेट से, अगर हम इनको काउंट कर लें 1 स्क्वायर मिलीमीटर में, वही हमारा वैनलेट टर्मिनेशन नंबर कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो ये भी 2 पत्तों के वो अलग अलग ही होंगे, जैसे कि एट्रोपा वेलाडोना के होते हैं 6 से 6.3 से 10.3, एंड डिजिटलिस पर्पुरिया के होते हैं 2.6 से 4.2। तो इस टाइप से यहाँ पे हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। और एक और यहाँ पे देखिए वो हमारा पैलिसेड रेशियो। अभी पैलिसेड क्या है, पैलिसेड एक टाइप की हमारी सेल होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये जो आपको नजर आई है पत्ती के ऊपर जो आपको सेल नजर आ रही है, इनको हम एपिडर्मिस सेल बोलते हैं। एपिडर्मिस सेल के जस्ट नीचे एक और सेल होती है, इसको हम पैलिसेड सेल बोलते हैं। मतलब समझो कि जैसे कि सपोज ये हमारी सेल ऊपर ऊपर आपको नजर आ रही है, तो इनके नीचे भी कुछ हमारी सेल है, तो इन्हीं सेल को हम बोलते हैं पैलिसेड सेल। तो अगर हम बात करें कि एक एपिडर्मिस सेल के अंदर, तो एक यूनिट एपिडर्मिस सेल के अंदर कितनी पैलिसेड सेल है, तो वही जो नंबर है हमारा पैलिसेड रेशियो, पैलिसेड नंबर कहा जाएगा। तो इट इज द एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल अंडर ईच अपर एपिडर्मिस सेल, की ऊपर जो हमारी एपिडर्मिस सेल है उसके नीचे कितनी पैलिसेड की सेल है, अगर हम उसके रेशियो की बात करें, उसके एवरेज की बात करें, तो वही हमारा पैलिसेड रेशियो कहा जाएगा। एग्जाम्पल इसके एट्रोपा जो वेलाडोना जो होता है उसमें जो पैलिसेड का जो रेशियो वो 6 से 10 के बीच में होता है। ऐसे ही डिजिटलिस पर्पुरिया के बीच में जो होता है वो 3.7 से 4.2 के बीच में होता है। क्लियर हो गया। तो ये जो ना हमारे लीफ मेजरमेंट कहे जाते हैं, बोलते लीफ के पत्ते की मदद से हम सारा कुछ यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, इनको हम लीफ कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसके बाद देखिए सेकंड जो मेथड देखिए वो है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। देखिए ये होता क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ये होता है।
पहले ना हम इसको वर्ड को हम ब्रेक कर लेते हैं। देखिए लाइकोपोडियम ये एक हमारा प्लांट का नेम है, ध्यान रखना एक प्लांट की हम बात कर रहे हैं। लाइकोपोडियम एक प्लांट नेम है जो कि जिसके हम पाउडर को यूज़ करते हैं इस मेथड में, मतलब उसके हम पाउडर फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड स्पोर का मतलब क्या होता है, एक कोई सेक्सुअल या एसेक्सुअल बायोलॉजिकल पार्ट। आप जैसे कि हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें भी एक स्पोर होता है और एंटीबायोटिक की मदद से हम उसी को किल करते हैं। मतलब अगर स्पोर खत्म हो गया, जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वही हमारा स्पोर कहा जाता है। तो समझो कि हमारा एक लाइकोपोडियम एक हमारा प्लांट है, सपोज ये हमारा प्लांट है, उसको हमने काटा थोड़ा सा और उसका हमने पाउडर बना लिया और उसी पाउडर फॉर्म में कुछ उसके स्पोर भी होंगे, तो वही हमारा लाइकोपोडियम स्पोर कहा जाएगा। और ये मेथड हमारा लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा प्लांट है लाइकोपोडियम, उसको ना हम एक पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो हमारा मेथड है केवल ये उन्हीं ड्रग के एवेल्यूएशन में यूज़ होता है जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले लाइन यही लिखा है कि दिस मेथड इज यूज टू एवेल्युएट पाउडर ड्रग, जो हमारी पाउडर फॉर्म में होती हैं उन्हीं को हम एवेल्युएट करते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे लिखना है कि दिस मेथड यूज्ड व्हेन फिजिकल केमिकल इवेल्युएशन मेथड फेल। ये तब यूज किया जाता है मेथड जब हमारा फिजिकल और केमिकल इवेल्युएशन अच्छी तरीके से नहीं होता है। ठीक है। और कुछ जो चीज़ें ना अपने लाइकोपोडियम के बारे में वो मतलब कि एकदम स्टैंडर्ड है, वो अपने ध्यान ही रखना है। वो ये है कि जो लाइकोपोडियम स्पोर आर यूनिफॉर्म इनसाइड, कि जो लाइकोपोडियम की जो स्पोर जो होते हैं, स्पोर मतलब कि जो हमारे सेक्सुअल जो एक पार्ट होता है जिसकी वजह से वो जो है रिप्रोड्यूस भी हो सकता है, तो उसका जो साइज जो होता है वो 25 माइक्रोमीटर होता है। और अगर हम 1 मिलीग्राम पाउडर ले लें लाइकोपोडियम का, तो उसमें 94,000 स्पोर आपको मिलेंगे। एकदम मतलब कि स्टैंडर्ड आपने ध्यान रखना है कि अगर हम 1 मिलीग्राम ले लेते हैं पाउडर, तो आपको 94,000 स्पोर उसके अंदर नजर आएंगे। किसका पाउडर, यानी कि लाइकोपोडियम जो हमारा प्लांट है उसका पाउडर। ठीक है। एंड दिस मेथड यूज टू एवेल्युएट पाउडर ड्रग्स सच एज जिंजर, क्लोव, नुटमैग। तो यहाँ पे जो हमारे ये मेथड है, ये जो इसकी जिंजर हो गया, क्लोव हो गया, अगर वो पाउडर फॉर्म में, तो उनके एवेल्युएशन में हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझो पूरा प्रैक्टिकली, जैसे कि आप जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, ऐसे हम प्रैक्टिकल समझते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कि इट यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन पर mg ऑफ जिंजर बाई लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। कि जो आपकी जिंजर जो होती है, अदरक जो होती है ना, उसमें आपका स्टार्च भी होता है। अब उसमें कितने स्टार्च है, या तो उसमें स्टार्च के कितने ग्रेन है, कितने दाने हैं, तो कितना अमाउंट है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से, वो हम समझते हैं। मतलब कि हम प्रोसीजर को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोसीजर आपने हेडिंग डालनी होगी। तो सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा वो है ड्राई द पाउडर्ड जिंजर ड्रग एट 105 डिग्री सेल्सियस एंड वेट एट रूम टेम्परेचर। कि सबसे पहले हम जिसका एवेल्युएशन कर रहे हैं, जिस ड्रग का, तो जिंजर जो हमारी पाउडर फॉर्म में, सबसे पहले उसे तो आप ड्राई कर लो। ड्राई इतने टेम्परेचर पे करना है, यानी कि 105, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। और देन उसको आपने वेट कर लेना है, उसको आपने तोल लेना है। उसके बाद में क्या करना है, नाउ टेक 200 mg ऑफ पाउडर ड्रग ऑफ जिंजर। जो आपने ड्रग अभी जो आपने ड्राई करी है उसका आपने 200 mg लेना है। एंड 100 mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर पाउडर, और 100 mg आपने अब लेना है लाइकोपोडियम स्पोर पाउडर का, जिसकी मदद से अब यहाँ पे आप इवेल्युएशन कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि 2:1 का रेशियो आपने यहाँ पे रखना होगा। यानी कि आपने लाइकोपोडियम का एक पार्ट लेना है और उसके दुगनी आपने उस मेडिसिन को लेना है, उस पाउडर को लेना है जिसका आपने इवेल्युएशन करना है, और दोनों को अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स कर लेना है। देन उसके बाद में क्या है, इन दोनों को ना एक थिन स्मूथ पेस्ट आपने बनाना होगा। एक सस्पेंडिंग एजेंट या तो ऑयल या ग्लिसरीन आपने ऐड करना है 5 ml, तो इनका एक पेस्ट बन जाएगा। अब जैसे ही पेस्ट बनेगा ना, अब आपने इनकी ना स्लाइड बनानी होगी, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप की मदद से हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले कि प्लेस ए ड्रॉप ऑफ एबव सस्पेंशन, यानी कि देखिए यहाँ पे हमने 2 लिए, एक हमारी ड्रग होगी, एक हमारे लाइकोपोडियम स्पोर हो गया पाउडर, और उसमें हमने अपना सस्पेंडिंग एजेंट डाल के उनकी पूरा सस्पेंशन बना लिया। अब उसी सस्पेंशन की आपने एक ड्रॉप ली और उसको ना अपने ग्लास की स्लाइड पे डाला। इसकी सिंपली हमारी ग्लास की स्लाइड है। अब यहाँ पे जो हमारा भी सस्पेंशन अभी आपने बनाया था, उसके ऊपर उसकी एक ड्रॉप डाली। ठीक है, इस टाइप से आपने ड्रॉप डाली। देन स्प्रेड विद निडल एंड पुट कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अब उसके बाद में यही जो ड्रॉप डाली, इसको आप चारों तरफ इस तरीके से फैला दोगे निडल की मदद से, और इसको आप कवर कर दोगे। एक कवर स्लिप होती है, मतलब कि ग्लास की कवर स्लिप होती है, उससे आप उसको ढक देते हैं। देन उसके बाद आपने उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें आपको कितने ग्रेन या तो कितने स्टार्च के वहाँ पे आपको दाने टाइप वो नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि काउंट द कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल इन 25 फील्ड। 25 फील्ड कहने का क्या मतलब है कि देखिए पहले आप माइक्रोस्कोप यहाँ पे रहोगे। सपोज आपके माइक्रोस्कोप यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ इस टाइप से। जैसे ही एक जगह आप यहाँ देखोगे, एक जगह आप यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, मतलब 25 अलग अलग जगह आपने उसी स्लाइड में देखना है। और वहाँ पे आपने काउंट करना है किसको, ग्रेन जो कि वहाँ पे स्टार्च के आपको नजर आ रहे होंगे।
है ना। उसके बाद में यही जो सेम जो प्रोसीजर है वो आपने 4 बार कैलकुलेट करना है, मतलब कि 4 स्लाइड बनानी है सेम ऐसे ही, और 4 बार सेम यही प्रोसीजर परफॉर्म करना है। 4 सेट आपके बन जाएंगे। अब चारों सेटों में से आपने एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज निकालने के लिए पूरी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, क्योंकि द प्योरिटी इक्वल्स टू n इंटू डब्ल्यू इंटू 94000 अपॉन s इंटू m इंटू p इंटू 100। तो यहाँ पे अब आपने क्या लिखना है, देखिए इनकी मतलब कि कौन सी चीज़ क्या है वो आपने ध्यान रखनी है कि n जो है वो है नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन इन 25 फील्ड, यानी कि n वही चीज़ है जो आपने पता करनी थी कि कितने स्टार्च ग्रेन हैं किसमें, एक स्लाइड में, मतलब उसके 25 फील्ड में। 25 फील्ड बोलते हैं पूरी स्लाइड में कितने हैं, ठीक है। एंड W जो है वो वेट है लाइकोपोडियम, जो आपने पाउडर लिया है ना लाइकोपोडियम के, जिसके यहाँ पे हमने कितना लिया था 100 mg लिया था, तो ये जो है ना आपने 100 mg यहाँ पे पुट करना होगा। 94000 ये आपने सेम ऐसे ही रखना है। एस जो है यहाँ पे हमारा वो है नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर इन 25 फील्ड, कि जो आपकी स्लाइड है ना उसमें लाइकोपोडियम के स्पोर भी तो होंगे, तो यहाँ पे उनका नंबर लिखना है कि कितने स्पोर आपको नजर आए। एम जो है वो है वेट है सैंपल का, कि जो आपने वेट लिया है सैंपल को, आपने 200 mg लिया था, 200 mg आपने यहाँ पे पुट कर देना है। पी जो है वो कांस्टेंट है, जो कि स्पेशली अगर हम जिंजर की बात करें तो उसके लिए ये जो होता है 286,000, इस टाइप से आपने एक कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन के द्वारा आपने एवरेज निकाल देना है, और ये जो है हर एक मतलब कि ड्रग का या तो हर एक चीज़ का अलग अलग निकलेगा। तो इस टाइप से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं लास्ट में, वो है कैमरा ल्यूसिडा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़। कैमरा मतलब एक आप समझ सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे इमेज वगैरह ही बनेगी। आप ऐसे समझे कि सपोज जस्ट इससे समझो कि आप इतनी चीज़ को सारा भूल जाओ कि आपकी माइक्रोस्कोप है, जस्ट जैसे नॉर्मल होती है, ये उसके स्टेज है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से आई लेंस है, आई पीस है, ये नीचे आपका कंडेंसर, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। आप सिंपली आंख से यहाँ पे देख रहे हो, जो भी चीज़ यहाँ पे आपने रख रखी है वो आपकी आंखों में नजर आ रही है। अब क्या हो कि जो चीज़ यहाँ पे रखी है उसकी आपने डायग्राम बनाना हो, मतलब एकदम एग्जैक्ट हूबहू सेम ऐसा ही डायग्राम। तो इसका एक तरीका है कैमरा ल्यूसिडा, कि यहाँ पे जो ये रेज जो जा रही हैं ऊपर हमारी आंखों तक, उसके बीच में आपने एक प्रिज्म लगा दिया। अब यहाँ से जो प्रिज्म जो है इन रेज को डाइवर्ट कर देगा दूसरे एक मिरर के ऊपर जो हमने लगा रखा है, तो एक प्रिज्म ये भी है। तो ये जो रेज हैं यहाँ पे आएंगे और ये रिफ्लेक्ट होकर के जस्ट उल्टा होकर के यहाँ पे एक परछाई बनाएंगी, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है ना उसी की परछाई आपको एक टेबल पे या तो नीचे पेपर रखा होगा उस पर आपको नजर आएगी। अब सिंपली आप पेंसिल की मदद से या पेन की मदद से इसको सेम जैसी जैसी परछाई आपको नजर आ रही है आप ऐसा ही उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक जैसे कि आपकी है, अब ये जैसे कि मैं पेन रख रहा हूँ, पेन के नीचे की परछाई जो नजर आ रही है ना, अब इसको मैं ऐसे ही रोक के रखूँ और इसके ऊपर ही अपनी पेन में गहराई से चला दूँ तो यहाँ पे पेन की इमेज बन जाएगी। ठीक यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि लिखना है कि इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट दैट इन्वेंटेड बाई H.W. विलियम, जो कि 1807 में ये इन्वेंट किया गया था, फॉर मेकिंग एक्यूरेट साइंटिफिक ड्राइंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पेसिमेन अंडर ऑब्जर्वेशन, कि जो हमारे माइक्रोस्कोपिक स्पेसिमेन होते हैं, जो भी हम जिसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कर रहे होते हैं, उसकी एक्चुअल इमेज हम यहाँ पे बनाते हैं रिफ्लेक्शन या तो परछाई की मदद से। क्लियर हो गया? यही आपको कैमरा ल्यूसिडा होता है, और इसकी मदद से हम जो है डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं 2 से ज़्यादा पत्तों में या तो 2 से ज़्यादा मेडिसिन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है सारे जो मेथड्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, क्या है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी और उसके एवेल्यूएशन के वेरियस मेथड। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस यूनिट से बचा है वो इसी में से बनता है, जिसके यहाँ पे क्वेश्चन लिख ही रखा है कि वो है डिफाइन स्टोमेटल नंबर एंड स्टोमेटल इंडेक्स विद फॉर्मूला। तो कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है कि क्या होता है स्टोमेटल नंबर, क्या होता है स्टोमेटल इंडेक्स। तो सेम वही है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्लियर समझा दिया है। स्टोमेटल नंबर बोले तो 1 स्क्वायर मिलीमीटर में कितने एवरेज स्टोमेटा है, वो आपका स्टोमेटल नंबर। सेम यही जो आंसर है यहाँ पे आपने लिखना होगा, एंड स्टोमेटल इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो थोड़ी लेंदी थी, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, तो आपकी यूनिट फर्स्ट यहाँ पे कवर होती है। अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड, जो कि कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ऑरिजिन। मतलब जो नेचुरली हमको जो ड्रग मिलती हैं उनको आप कैसे कल्टीवेट करोगे, कैसे कलेक्ट करोगे, कैसे प्रोसेस करोगे, तो वही सारी चीज़ें आपने यहाँ पे स्टडी करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी यूनिट सेकंड है, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है डिफाइन कल्टीवेशन एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नेचुरल ऑरिजिन प्लांट। यहाँ पे हम सिलेबस में देखेंगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यही टॉपिक है कि कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ऑरिजिन, कि जो आपको नेचुरली जो ड्रग ऑब्टेन होती है वो उनका कल्टीवेशन कैसे होता है, उनके कौन कौन से मेथड है पहले वो आपने पता होने चाहिए।
तो समझते हैं कि कल्टीवेशन कहने का मतलब क्या है। कल्टीवेशन मतलब है यानी कि खेती करना, मतलब कि अगर हम उन सभी पेड़ पौधों की खेती करें जिनकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू हो, जो मेडिसिनल तरीके से यूज़ किए जाते हैं, वही हमारा कल्टीवेशन कहा जाएगा। तो लिखना है कि कल्टीवेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ द प्लांट बाय प्रोवाइडिंग ऑल फॉर्म ऑफ नेसेसरी रिक्वायरमेंट। जिसके हम खेती करते हैं अपने पेड़ पौधों की, लाइक हमारे गन्ने होते हैं, धान है, गेहूं है, ठीक इसी तरीके से हम मेडिसिनल प्लांट की भी कल्टीवेशन करते हैं। इट रिक्वायर इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट, ये पूरी इंटेंसिव केयर रिक्वायर करता है, जिसकी खाद पानी देना, टाइम से टाइम उनकी देखभाल करना और लाइट का ध्यान रखना, सब चीज़ का ध्यान रखना। तो ये हमारे इंटेंसिव केयर रिक्वायर करता है। इट आल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द क्रॉप बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड पॉलीप्लोइडी टेक्निक। कि जो हमारा कल्टीवेशन जो होता है उसमें हम कई टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, लाइक हमारा हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड एक वैरायटी बनाना, दो अलग अलग वैराइटीज़ स्पीसीज को मिलाकर एक न्यू वैरायटी बनाना, उनमें म्यूटेशन करना, पॉलीप्लोइडी करना, मतलब कि जो हमारी क्रॉप है बोले तो मेडिसिनल प्लांट जो है उनकी क्वांटिटी को बढ़ा देना, क्रॉप को बढ़ा देना, खेती बाड़ी को बढ़ा देना। तो कई टेक्निक्स के हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, वो सिलेबस में आप डिटेल में देखोगे सभी के बारे में। यहाँ पे लिख रखा है पॉलीप्लोइडी, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उन्हीं को पढ़ोगे। और इसके बाद देखिए अगर हम बात करें मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि किन किन मेथड से आप इनको कल्टीवेट कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, तो दो तरीके होते हैं पेड़ पौधों के, एक है सेक्सुअल मेथड, एक है असेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल कहने का मतलब है यानी कि बहुत ही सिंपल मेथड, जिसमें हमारे पास एक बीज होगा, बीज को आप जमीन में दबा दोगे, वहाँ पे जर्मिनेशन या बोलते वहाँ पे कली फूटेगी और एक वो नया पौधा या बोलते प्लांट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, वही जो आपका सेक्सुअल मेथड कहा जाता है। तो लिखना है कि इन सेक्सुअल मेथड द प्लांट्स आर रेज्ड बाय प्रोपोगेटिंग द सीड। जो हमारा सीड जो होता है, बीज जो होता है, उसमें जो है जर्मिनेशन होता है हाई रेट पे, और अगर वहाँ पे जर्मिनेशन नहीं होता है तो वहाँ पे हम उसमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो वही लिखना है कि सीड शुड हैव हाई जर्मिनेशन, उसमें हाई जर्मिनेशन होना चाहिए। इफ स्लो जर्मिनेशन रेट सो स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन टू द सीड। ठीक है, अगर वहाँ पे जर्मिनेशन इजीली नहीं होता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो पानी में एक रात को दबा करके रखेंगे, भिगो कर रखेंगे, तो इस टाइप से वहाँ पे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हम सोकिंग ऑफ सीड इन वाटर फॉर 24 आवर। कई बार आपने देखा होगा ना कि खेत में बीज लगाने से पहले उनको भिगो के रख देते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, सीड जो होता है उसमें जर्मिनेशन होने लग जाता है। तो सिंपली मेथड है कि यहाँ पे हमारा एक बीज है, बीज को हमने मिट्टी में यहाँ पे सोइल में दबा दिया, वहाँ पे जर्मिनेशन हुआ, कली वहाँ पे फूटी, यही हमारा सेक्सुअल मेथड है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने लिख देना है। कि सबसे पहला कि एडवांटेज कि सीडिंग जो होती है वो लॉन्ग लिव्ड होती है, प्लांट हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है, मतलब कि अगर हमारा सीडिंग के द्वारा अगर हम प्लांट को ग्रो करा रहे हैं तो प्लांट एक मजबूत बनेगा और वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। सेकंड, हमारा थोड़ा सस्ता होता है, इजी मेथड होता है, कोई भी इसको इजीली कर सकता है। और इसके बाद देखिए तीसरा जो पॉइंट है देखिए वो है चॉइस ऑफ सुपेरियर क्वालिटी फॉर प्रोडक्ट, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो भी यहाँ पे हम कुछ चीज़ें मिलेंगी जैसे कि ऑरेंज, पपाया वगैरह, जो भी हमारा मतलब कि फ्रूट वगैरह होंगे वो एकदम बेस्ट क्वालिटी के होंगे, एकदम सुपेरियर क्वालिटी के होंगे। तो यह इसके एडवांटेज। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो ये जो है ना कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए पहले आप सीडिंग यहाँ पे करोगे, जर्मिनेशन होगा, थोड़ा थोड़ा पेड़ बढ़ेगा, तब जाके आपको वहाँ पे जाकर के मेडिसिन या बोलते उसके फ्रूट वगैरह मिलेंगे, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा कि जो हमारे प्लांट जो होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म भी नहीं होता, कोई बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, कोई कम तेज़ी से ग्रो करता है। एंड ये जो है इनमें इजीली डिसीज़ भी हो जाती है, क्योंकि आपका छोटा सा पौधा होगा तो ईजिली वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह उसको डैमेज कर सकता है। एंड कॉस्ट इज़ हाई, यानी कि हार्वेस्टिंग जो होती है, पूरी जो खेती बाड़ी में जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे हम पेस्टिसाइड वगैरह का भी यूज़ करते हैं, खाद वगैरह भी लगाना आपको पड़ता है। तो ये है इसके डिसएडवांटेज। सेकंड जो हुआ है असेक्सुअल मेथड, इट ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। असेक्सुअल कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा एक ऑलरेडी एक प्लांट होगा और उसी प्लांट का हम कोई पार्ट लेंगे और उसी की मदद से एक न्यू हमारा कोई मतलब कि छोटा सा पौधा हम यहाँ पे ग्रो करेंगे। तो लिखना है कि डिफाइंड एज द रीजनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। कि कोई भी जो आपका ऑलरेडी प्लांट है उसमें से हम उसको कुछ पार्ट लेंगे जो आपका रीग्रो कर सकता हो, और उसी की मदद से हम एक न्यू प्लांट उसको हम रीजनरेट करेंगे। तो ये जो है एकदम सिंपल मेथड होता है, मतलब कि ये टाइम टेकिंग भी नहीं है और ये इजी हो जाता है, थोड़ा जल्दी आपके जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे कई सारे मेथड्स हैं, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। तो पहला है कटिंग। कटिंग कहने का मतलब है कि सिंपल आप डायग्राम से समझो कि आपको कोई प्लांट ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है, अब आपने इसका कोई ऐसा पार्ट कट कर दिया कि जो ग्रो कर सकता हो, तो उसको कट करके आपने सिंपल सॉइल में, अब तो जमीन में गाड़ दिया, वो एक न्यू प्लांट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका कटिंग कहा जाता है। तो लिखना है कि इन दिस मेथड वी कट द स्टेम या रूट ऑफ द पेरेंट प्लांट एंड पुट इनटू मॉइस्ट सॉइल वेयर इट ग्रो एज न्यू प्लांट। क्लियर हो गया। सेकंड देखिए वो है लेयरिंग। लेयरिंग कहने का मतलब है, जिसके आप डायग्राम से समझोगे
कि यहाँ पे आपके सामने एक पेरेंट प्लांट है जो कि काफ़ी बड़ा ऑलरेडी है, तो उसकी हम किसी भी एक शाखा को या उसको हम दबाएंगे और वो नीचे जो है वहाँ पे जड़ वगैरह उसमें निकलने लग जाएंगी और बाद में उसको हम बीच से काट करके इस जो हमारा न्यू रीजनरेशन हुआ उसको हम किसी दूसरी जगह पे जा करके लगा सकते हैं। तो ये जो मेथड है उसको हम लेयरिंग बोलते हैं। तो लिखना है कि इन दिस मेथड द पेरेंट प्लांट प्लैग डाउन, यानी कि उसको हम पहले नीचे दबा देते हैं जमीन के अंदर, सोइल के अंदर। इट इज़ वेल रूटेड सो ब्रांच कैन बी रिमूव्ड एंड प्लांटेड एल्सवेयर, यानी कि अगर इसमें रूट निकल जाती हैं, जड़ निकल जाती हैं, तो इसको निकाल करके कहीं भी और जगह लगा सकते हैं। तो ये हमारा लेयरिंग कहा जाएगा। सिंपल आप डायग्राम ऐसे ही बनाना। एंड नेक्स्ट वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे दो पार्ट होंगे प्लांट के, एक ऊपर का पार्ट हम किसके काट करके दूसरे प्लांट पर लगा देंगे, तो ये हमारा ग्राफ्टिंग कहा जाता है, बोले तो बांध देना। तो लिखना है कि हेयर कट द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट प्लेस टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर, यानी कि यहाँ पे हमारे दो प्लांट है, इसकी ये ब्लू कलर में न्यू अलग स्टेम है और ऊपर इसकी जो अलग है ये आपको सीकोन बोलते हैं, नीचे वाले को हम स्टॉक बोलते हैं। यानी कि ये एक अलग प्लांट है और ऊपर एक अलग प्लांट है, तो दोनों को अगर हम बांध दें तो ये यहाँ पे रीग्रो करने लग जाते हैं और इसी को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और आपने ये ध्यान रखना है कि जो रूटेड प्लांट जो होता है इसको हम यहाँ पे स्टॉक बोलते हैं, इसके अंदर मतलब जड़े होते हैं उसको हम स्टॉक बोलते हैं, और जो ऊपर जो होता है उसको हम सीओन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वो है बडिंग। बडिंग कहने का मतलब है सेम ये ऐसा ही होता है ग्राफ्टिंग की तरह, लेकिन यहाँ पे हम पूरे तने को नहीं काटते बल्कि यहाँ पे छोटी सी वर्ड को काट देते हैं। तो लिखा है कि इट इज सिमिलर टू ग्राफ्टेड बट डिफर्स ओनली इंस्टेड ऑफ ब्रांचेस ओनली वर्ड्स आर यूज। यहाँ पे हम पूरे स्टेम को हमने नहीं काटा बल्कि छोटी सी वर्ड को काट करके दूसरे प्लांट पे लगा दिया। तो इस टाइप से आपने यहाँ पे डायग्राम वगैरह से समझा देना है। क्लियर हो गया। तो ये जो ना सारे मेथड है हमारे असेक्सुअल मेथड। अब बात करें इनके एडवांटेजेस की, तो पहला है कि चीप होते हैं, मतलब इजी होते हैं, इनमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। दूसरा लेस टाइम होता है कल्टीवेशन में, मतलब कि देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी आपका प्लांट ग्रो कर रहा होता है, उसी पे आपका न्यू प्लांट भी ग्रो करने लग जाता है। और ये जो हमारे प्लांट जो होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं डिसीज़, क्या कहते हैं मतलब कि ये इजीली इनको डिसीज़ नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा प्लांट यहाँ पे होता है। नो वेरिएशन बिटवीन ग्रोथ प्लांट एंड पेरेंट प्लांट, कि दोनों जो प्लांट होंगे वो एकदम सेम ग्रोथ से ही यहाँ पे ग्रो करेंगे, कोई भी वहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा। डिसएडवांटेज ये है कि देयर में भी डीजनरेशन ऑफ स्पीसीज, कई बार वहाँ पे डीजनरेशन हो सकता है स्पीसीज के अंदर। और समटाइम्स जो हमारे प्लांट जो बनते हैं एसेक्सुअली वो बहुत ही पुअर होते हैं, तो अच्छे तरीके से उनसे हमको मेडिसिनल जो भी मतलब की चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती हैं, तो इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं। तो ये जो अभी आपने कवर कराना है वो देखा है कि क्या होता है आपका कल्टीवेशन और कल्टीवेशन के कौन कौन से तरीके हैं। अब इसका देखिए जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ये 2 बार लगातार 10 मार्क्स में ये आ चुका है। यानी कि जो हमारा कल्टीवेशन जो होता है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सपोज करो कि आप जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, अब जैसे कि किसान, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार उसको बारिश बहुत अच्छी होती है उसके लिए फ़ायदेमंद होती है, कई बार बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है। कई बार गर्मी सूखा जो पड़ता है वो ठीक भी होता है, कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान वो करता है। ऐसे ही वहाँ पे कुछ हमारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो फसल को बिगाड़ते हैं, ख़राब करते हैं, और मतलब कई सारे फैक्टर्स होते हैं। यानी कि वो जो फैक्टर्स हैं वो हमारी खेती बाड़ी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक वही फैक्टर आपने बताने होंगे कि अगर हम मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करते हैं, उनका कल्टीवेशन करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करेंगे उनकी कल्टीवेशन को। तो ये जो है 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे टोटल जो हमारे देखिए अगर क्वेश्चन पूरा इस तरीके से पूछा जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपने कल्टीवेशन को डिफाइन करना होगा, और कल्टीवेशन कितने टाइप्स का होता है, मतलब कि सेक्सुअल असेक्सुअल, सिंपली वो डेफिनेशन में बता देना है। क्योंकि क्वेश्चन या तो 10 मार्क्स में आएगा, 7 मार्क्स में आएगा। मैंने वो इस वजह से नहीं लिखा है कि सिंपली मैंने पिछले क्वेश्चन में सारा कुछ ही आपको बताया कि क्या है कल्टीवेशन, ये सारा कुछ। तो स्टार्टिंग में आपने कल्टीवेशन की डेफिनेशन इसमें भी लिखनी होंगी, एंड देन उसके बाद में आपने बताने होंगे कि फैक्टर की कौन कौन से फैक्टर उसको आप अफेक्ट करेंगे। पहला है एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल, सोइल एंड सोइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर, ह्यूमिडिटी, लाइट, पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल। सभी के बारे में पॉइंट आपने बना करके लिख देना है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला है एल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा ना कि यहाँ जमीन तल से इस पहाड़ की ऊंचाई इतनी है, तो उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। मतलब जब हम ऊंचाई इलाके पर चले जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी कई बार कम हो जाती है, तो वही हमारा एल्टीट्यूड कहा जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपकी जो चाय पत्ती जो होती है, जो चाय के जो पौधे होते हैं वो पहाड़ों पर ही उगते हैं, वो हाई एल्टीट्यूड पर ही उगते हैं, वो ज़मीनी नीचे जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ पर उग ही नहीं सकते। तो ये एक स्पेशल फैक्टर हो गया कि अगर आपने देखिए चाय पत्ती को ग्रो करना है तो वहाँ पे जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका ही होना चाहिए, वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होना चाहिए। तो लिखना है कि इट इज़ ए इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर कल्टीवेशन। सम प्लांट आर कल्टीवेटेड एट हाई एल्टीट्यूड, कुछ जो हमारे प्लांट वो हाई एल्टीट्यूड पर ही कल्टीवेट होते हैं, जैसे कि चाय है, सिंकोना है, वो 1000 से 2000 मीटर ऊपर, मतलब कि इतनी लंबाई पर ऊपर जा करके कल्टीवेट हो पाते हैं।
एंड सेकंड कुछ हमारे जो है वो नीचे हमारे सी लेवल पे होते हैं, मतलब बिल्कुल ही समुद्री लेवल पे, जैसे कि हमारा सेना है ये हमारा बिल्कुल 0 लेवल एल्टीट्यूड पे होता है। तो इस टाइप से हमारा एल्टीट्यूड भी जो है वो अफेक्ट करता है हमारे प्लांट के ग्रोथ को, उनके कल्टीवेशन को। क्लियर हो गया। दूसरा है टेम्परेचर। आपने अक्सर देखा होगा कि हर एक जो प्लांट है वो हर एक टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे कि सपोज हम नारियल के पौधे की बात करते हैं, वो अक्सर जो है वो राजस्थानी इलाके में होता है ना। खजूर के पौधे वो अक्सर राजस्थानी इलाके में होते हैं, मतलब कि वो हाई टेम्परेचर को सहन कर पाते हैं। ऐसे अगर हम बात करें कुछ जो हमारे मेडिसिन हैं या तो जो हमारी कुछ जो हमारे प्लांट है वो सर्दी के मौसम में ही ज़्यादा होते हैं, है ना, कुछ हमारी गर्मियों में होते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है कल्टीवेशन को। इसके एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ ड्रग के लिख रहे हैं, जिसके हमारा सिंकोना जो होती है वो इसका जो टेम्परेचर है वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। यहाँ पे हमने फ़ारेनहाइट में लिख रखा है, यहाँ पे हमारे सेल्सियस में है। कॉफ़ी जो है वो हमारे 12 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। टी जो है हमारी 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। तो टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है कल्टीवेशन को। थर्ड हमारे वो है रेनफॉल। रेनफॉल यानी कि जो बारिश पड़ती है, रेनफॉल जिसको हम सिंपली बोले, तो कई बार वो फायदेमंद भी हो जाती है, कई बार वो नुकसानदायक भी होती है। जैसे अक्सर आपने देखा है कि जो हमारे धान जो होते हैं, धान जो हमारे करते हैं चावल वगैरह, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो अगर वहाँ पर रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर गेहूं की बात करें तो उसको ना बहुत ही कम पानी चाहिए होता है, इतने अक्सर ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे रेनफॉल उसके लिए नुकसानदायक होगी। तो ऐसे ही सम प्लांट्स रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ वाटर सो दे ऑल्सो सर्वाइव इन हैवी रेनफॉल। कुछ जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो बारिशी इलाकों में ही होते हैं, कुछ जो है बिल्कुल सूखे इलाके में होते हैं। एग्जाम्पल इसकी अकासिया, एलोवेरा जो है, आपने इस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देने हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वह सॉइल, कि आपकी जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है। आपने अक्सर सुना होगा ना, कई टाइप्स की मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, कुछ हमारी काली मिट्टी होती है, कुछ हमारी लाल मिट्टी होती है, आपने सारा कुछ पढ़ा भी होगा। तो मिट्टी भी अफेक्ट करती है कल्टीवेशन को। तो सॉइल प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, वाटर, एजेंशियल फूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। कि हर एक मिट्टी में हर एक पौधा ग्रो नहीं कर सकता, उसमें जो कंस्टिट्यूंट होते हैं, जिसकी केमिकल जो उसमें मिट्टी में होते हैं वो वेरी करते हैं हर एक जगह के अनुसार। तो यहाँ पे जो है सॉइल की फर्टिलिटी भी अफेक्ट कर दे कि वहाँ पे कल्टीवेशन कितना होगा कितना नहीं होगा। सिंपल आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि रेगिस्तान में अलग पौधे ग्रो होते हैं, मैदानी इलाकों में अलग होते हैं, पहाड़ी इलाकों में अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है वो अलग अलग होती है। ऐसे ही समुद्री इलाकों में अलग अलग होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कहने का मतलब है कि जो हमारे खाद उर्वरक जो होते हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कल्टीवेशन में। अपने अक्सर देखोगे खाद वगैरह हम यूज़ करते रहते हैं, तो वो हमारा फर्टिलाइजर ही होते हैं। तो प्लांट्स रिक्वायर्ड सम फर्टिलाइजर फॉर देयर प्रॉपर डेवलपमेंट, सो फर्टिलाइजर कैन आल्सो अफेक्ट द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हुआ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहने का मतलब है कि यानी कि नमी। कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं मतलब ठंडे क्लाइमेट में भी हो जाते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में, कुछ गर्मी के क्लाइमेट में होते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो लिखना है कि ह्यूमिडिटी आल्सो अफेक्ट कल्टीवेशन ऑफ प्लांट बिकॉज सम प्लांट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट। एग्जाम्पल सैफरन जो है वो हमारा इसी कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करता है, लेकिन कुछ हमारे जो प्लांट जो हमारे ड्राई क्लाइमेट है तो गर्म हवाओं में भी ग्रो कर जाते हैं, जिसकी पायरेथ्रम है। तो इस टाइप से यहाँ पे जो कल्टीवेशन जो है अफेक्ट होता है। अगर आप पायरेथ्रम को अगर आप ठंडे इलाकों में लगाओगे तो क्या वो ग्रो हो जाएगा? बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है और ये उसी में ग्रो करता है। ठीक है। नेक्स्ट है वह लाइट। देखिए लाइट जो है काफ़ी ज़रूरी होती है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं हमारे प्लांट जो है। तो अगर लाइट एक एरिया में प्रॉपर आ रही है, मतलब वहाँ पे अच्छी तरीके से वो ग्रो करेगा, फोटोसिंथेसिस अच्छी तरीके से होगी, वहाँ पे स्टोमेटा जो है वो अच्छी तरीके से ओपन और क्लोज होंगे। लेकिन अगर लाइट भी नहीं है तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी, मतलब वो स्लो हो जाएंगी। तो ये भी कल्टीवेशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो लिखना है कि प्लांट्स रिक्वायर लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लास्ट में है पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल। देखिए पेस्ट क्या होता है, जैसे कि हम धान वगैरह लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, गेहूं के साथ साथ कुछ फालतू की चीज़ें भी उग जाती हैं, मतलब कि कुछ आपने जड़ी देखे होंगी, कुछ फालतू के वहाँ पे आपको घास वगैरह उगी नज़र आती है, तो उसी को हम पेस्ट बोलते हैं। मतलब कि पेस्ट आर अनडिजायर्ड प्लांट एंड एनिमल और इंसेक्ट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बाय डैमेजिंग देम और यूजिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। कि आप देखिए जो फर्टिलाइजर है वो तो आप गेहूं के लिए यूज़ कर रहे हैं, गेहूं के लिए आप वहाँ पे डाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फालतू में जो ग्रास या मतलब घास जो फालतू में उगी पड़ी है वही उसका यूज़ कर रही है, तो उसको हम पेस्ट बोलते हैं। ऐसे ही वहाँ पे कुछ हमारे कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं, तो उनका अच्छी तरीके से कंट्रोल करना या उनको किल करना या नहीं करना, तो वो भी अफेक्ट करता है कल्टीवेशन को। तो वहाँ पे प्रॉपर पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि हमारे जो प्लांट वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें। तो ये जो ना सारे अभी जो ना फैक्टर अभी आपने देखे ये 8 फैक्टर हैं कि जो कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं। लिखना कैसे को
क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। पहले आप कल्टीवेशन को डिफाइन करोगे, कल्टीवेशन कितने टाइप्स का होता है वो आप बताओगे, फिर आपने फैक्टर लिखने ताकि थोड़ा इफेक्टिव लगे, थोड़ा लेंथी सा भी आपको नजर आए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आपको कल्टीवेशन और उसके फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट जो होते हैं वो आपने क्लियर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है प्लांट हार्मोन और उनकी एप्लीकेशन। तो कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि प्लांट हार्मोन यहाँ पे जो है उनकी एप्लीकेशन बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ना, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट आर द वेरियस प्लांट हार्मोन एंड राइट देयर टाइप्स एंड एप्लीकेशन। ये प्लांट हार्मोन होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी एप्लीकेशन पूछी जाती है। मोस्टली 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है जैसे ऑक्सिन हार्मोन क्या है, साइटोनिन क्या है, उनका रोल क्या है प्लांट में। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है और मैंने यहाँ पे 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग करा रखा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये प्लांट हार्मोन होते क्या हैं, कैसे आप इनको डिफाइन करोगे। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में भी हार्मोन होते हैं, लाइक इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है एंड इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। तो ये हमारे सारे हार्मोन ही होते हैं जो कि हमारे एकदम ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक इसी तरीके से जो प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर भी हार्मोन होते हैं जो कि उनके अंदर चेंजेस करते हैं, उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। और फल कब आएगा, फ्रूट मतलब कब बनेगा, या वहाँ पे फ्लोवरिंग कब होगी, तो उन सभी चीज़ों के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन्हीं केमिकल्स को हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन। यानी कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट रेगुलेटेड बाय सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। जो होते तो कम ही क्वांटिटी में लेकिन काफ़ी नेसेसरी होते हैं, उनको हम ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं या प्लांट हार्मोन कहे जाते हैं। क्लियर हो गया। तो प्लांट में जो है ना 5 हार्मोन्स होते हैं, इनके नेम आपने जरूर से ध्यान रखने हैं। एक है ऑक्सिन, एक है साइटोकाइनिन, एक है जिब्रेलिन्स, एक है इथाइलिन, एक है एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग की जो 3 है वो उनको हम इंड्यूसिंग हार्मोन भी बोल सकते हैं, यानी कि ये जो है ना ग्रोथ को बढ़ाते ही हैं, मतलब कि स्टेम को बढ़ाना या प्रोपोगेशन को बढ़ाना या जर्मिनेशन को बढ़ाना प्लांट के अंदर। तो 3 स्टार्टिंग के जो है उनको हम इंड्यूस प्लांट ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। और दूसरे जो है वो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और कैसे इनहिबिट करते हैं अभी हम डिटेल में समझेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑक्सिन क्या है। देखिए ऑक्सिन एक हमारा सबसे मेजर हार्मोन होता है जो कि मोस्ट ऑफ द यही प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। ये जो नेम है ऑक्सिन जो है ग्रीक वर्ड ऑक्सेनो से आया है, जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज, यानी कि बढ़ जाना या बढ़ाना। तो आप समझो ये जो ऑक्सिन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक है नेचुरल जो कि नेचुरली प्लांट में बनता है, और इसको हम सिंथेसाइज भी करते हैं। और जो सिंथेसाइज जो होता है लैब्स के अंदर, इसका जो यूज़ है फिर हम कल्चर में भी यूज़ करते हैं। इसके टिश्यू प्लांट कल्चर होता है, हम मतलब कि आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट को ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं सारे हमारे ग्रोथ हार्मोन। तो बात करें इसका रोल क्या है, तो एप्लीकेशन क्या है। तो ये हार्मोन जब भी रिलीज होता है तो इस सेल के इलोंगेशन को बढ़ा देता है, सेल की ग्रोथ को बढ़ा देता है। हमारे जो प्लांट जो होते हैं उनके तने लंबे होने लग जाते हैं। दूसरा कि ये हमारे रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारी जड़ें मजबूत हो जाती हैं प्लांट की, और वहाँ पे फ्रूट भी जो होते हैं उनकी भी ग्रोथ को ही बढ़ाता है। तीसरा है स्टिमुलेट सीड जर्मिनेशन। जैसे हम सीड लगाते हैं, दाना जो बीज डालते हैं, तो वहाँ पे जो जर्मिनेशन जो होता है वो इसी की वजह से होता है, ऑक्सिन की वजह से। और ये हमारे रिप्रोडक्टिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं या बोलते जो प्रोसेस हैं, लाइक फ्लोवरिंग होना, फ्रूट का डेवलपमेंट होना, फर्टिलाइजेशन होना, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन होना, तो सभी में जो रोल होता है वो ऑक्सिन का ही होता है, इनको बढ़ावा देता है। क्लियर हो गया। सेकंड जो हमारा हार्मोन वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हम वर्ड को ब्रेक करें, साइटो बोले तो सेल एंड काइनिन मीन्स होता है डिवीजन, यानी कि ये जो हमारा हार्मोन होता है ये सेल डिवीजन को ज़्यादा प्रमोट करता है, मतलब कि 1 से 2 सेल बनना, 2 से 4 बनना, 6 इस तरीके, मतलब कि प्लांट की ग्रोथ कराता है। तो दिस हार्मोन जो ये हार्मोन्स हमारे होते हैं वो एड्रिन की तरह दिखते हैं, एड्रिन की तरह रिजेंबल होते हैं, जो कि हमारे सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे जेटिन है, काइनेटिन है, तो ये हमारे साइटोकाइनिन ही होते हैं हार्मोन। तो एप्लीकेशन या रोल की बात करें तो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ये इनहांस करता है प्रोटीन की सिंथेसिस को, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसाइज होगी तो मतलब कि ग्रोथ होगी। एंड दूसरी बात ये डिग्रेडेशन को भी रोकता है, जो हमारी प्रोटीन ऑलरेडी बनी चुकी है उसके डिग्रेडेशन को भी कम कर देता है। ये इंड्यूस करता है बड फॉर्मेशन, जो हमारे प्लांट जो होते हैं उनमें बड बनना, एक न्यू वहाँ से कली निकलना, ये उसको इंड्यूस करता है। इसके अलावा इट ओवरकम एजिंग, यानी कि आपने देखा होगा ना हमारे पत्ते सूखे हो जाते हैं, तो अगर ये हार्मोन अगर आपका रिलीज होगा तो आपके पत्ते इजीली एजिंग नहीं हो, मतलब एज्ड नहीं होंगे, मतलब कि वो सूखे वगैरह नहीं होंगे, और वो इजीली वहाँ से ब्रेक डाउन भी नहीं होंगे लीव्स से, मतलब लीव्स वहाँ से ब्रेक डाउन नहीं होंगे। क्लियर हो गया। एंड इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो जो बनता है एकदम, मतलब कि जहाँ से हमारा समझ सकते हैं कि फ्रूट जहाँ से बनने वाला होता है, बीज जहाँ से बनने वाला होता है, तो ये उसके डेवलपमेंट में भी रोल निभाता है। क्लियर हो गया। ये है आपका साइटोकाइनिन। अब हमारे जिब्रेलिन जो है फर्स्ट टाइम जो है रिकॉग्नाइज किया था 1926 में, जापानी साइंटिस्ट है एरिची क्रोसवा। तो उन्होंने देखा कि ये जो है प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, रूट्स के अंदर, सूट्स, बर्ड्स, फ्रूट, इन सभी के अंदर ये प्रेजेंट होता है।
तो इसका रोल क्या है, सबसे पहला कि सेल इलोंगेशन यानी कि सेल ग्रोथ को बढ़ा देता है। दूसरा प्रमोट करता है लीफ, जो आपके पत्ते होते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ा देता है। साथ के साथ इसकी वजह से जो हमारे प्लांट होते हैं वो लंबे ज़्यादा होते हैं, मतलब कि अगर जिब्रेलिन जिस भी प्लांट में ज़्यादा रिलीज होगा वो लंबा पौधा बनेगा। और ये प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन को एंड फ्लावर डेवलपमेंट को। तो ये जो तीनों भी आपने देखे, ये हर चीज़ को बढ़ा रहे थे, मतलब ये ज़्यादातर इंड्यूस ही कर रहे थे, हर चीज़ को इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन नेक्स्ट हमारे स्टार्ट होते हैं दो, वो है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो इथाइलिन एक हमारा गैसियस हार्मोन होता है, एक हमारी ये गैस होती है जो कि प्रेजेंट होती है राइपनिंग फ्रूट, जो आपके फ्रूट पक जाते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, कुछ मात्रा में फ्लोवर में, सीड में, स्टेम एंड रूट में प्रेजेंट होती है। इसका बहुत ही कम क्वांटिटी होता है प्लांट के अंदर, जो कि बहुत ही वेरी लेस यानी कि 0.1 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। आपने पढ़ा होगा ना, हम कंसंट्रेशन को जो मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जो कि बहुत ही कम होता है। तो इतनी क्वांटिटी में जो है प्रेजेंट होता है मतलब कि प्लांट के अंदर। बात करते हैं इसका रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये स्टिमुलेट करता है फ्रूट राइपनिंग, जो हमारे फ्रूट जो पकते हैं, यानी कि जैसे कि हमारी आम पहले हरा है फिर वो पीला जो होगा वो इसी की वजह से होगा, इथाइलिन हार्मोन की वजह से। दूसरा इनहिबिट करता है फ्लोवरिंग इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि देखिए जब आपके फ्रूट पकने लग जाते हैं तो उसके बाद तो फ्लोवरिंग नहीं होती ना, तो ये जो ना फ्लोवरिंग को रोक देता है, हमें फूल वगैरह फिर वो झड़ जाते हैं। एब्सिशन ऑफ लीफ, आपके पेड़ से जो पत्ते हैं वो गिरने लग जाते हैं, वो इसी की वजह से गिरते हैं। इनहिबिट ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये प्लांट की फर्दर ग्रोथ को भी रोक देता है, क्योंकि ये मोस्टली फोकस करता है जो कि आपका प्रोडक्ट बन रहा है फ्रूट वगैरह उसके राइपनिंग पे या बोलते उसके डेवलपमेंट पे। क्लियर हो गया। लास्ट में हमारा है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है हमारे एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है, जो कि 15 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको हम सेस्क्यूटर्पेनोइड भी बोलते हैं, जो कि मेबेलोनिक एसिड पाथवे से ये प्रोड्यूस होता है। मतलब एक पाथवे होते हैं, आप अभी 5th सेम में पढ़ोगे, कई सारे पाथवे होते हैं जिनकी मदद से ये केमिकल बनते हैं। तो ये मेबेलोनिक एसिड पाथवे से बनता है, जिसके अंदर 15 कार्बन होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। बात करते हैं इसका रोल जो है, इट इनहिबिट जर्मिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ। ये जो ना बिल्कुल एंड में रिलीज होता है, और इसकी वजह से जो आपके फ्रूट वगैरह है या जो आपके पत्ते वगैरह जो होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, मतलब कि गिरने लग जाते हैं, उनको डिटैचमेंट होता है। और जब वो टूटते हैं तो उस टाइम पे जर्मिनेशन तो होगा ही नहीं, वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। एंड इट स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जो आपके स्टोमेटा जो होते हैं आपके प्लांट में, जो पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियाँ में भी एपिडर्मिस सेल हैं, उनमें भी छोटे छोटे छेद जो होते हैं, ये इनको क्लोज कर देता है। तो ये जो है कि आपका इनहिबिटरी रेस्पॉन्स शो करता है। तो यहाँ पे भी आपने जो देखे ना 5 हार्मोन देखे हैं जो कि प्लांट के अंदर होते हैं, उनका रोल भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है व्हाट इज पॉलीप्लोइडी, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट करा था, आपको बताया था कि यहाँ पे हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, पॉलीप्लोइडी, म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, जिनका कल्टीवेशन में काफ़ी बड़ा रोल होता है। ये जो भी हमारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनकी क्रॉप या बोलते यील्ड जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है, उसको ये इम्प्रूव करते हैं। तो पॉलीप्लोइडी क्या है, इसका कैसे रोल यहाँ पे होता है, तो मैं आपको समझा दूँ। वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, पॉली प्लस प्लोइडी। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी कि कई सारे, एंड प्लोइडी का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा प्लांट जिसमें कई सारे सेट हों क्रोमोसोम के, वो आपका पॉलीप्लोइड प्लांट कहा जाएगा। और वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा टॉलर होगा, मतलब लंबा होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें ज़्यादा चीज़ें जो है मतलब कि प्रोड्यूस होंगी, बोलते तो मेडिसिनल वैल्यू वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो लिखना है कि पॉलीप्लोइडी इज द फिनोमिना व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैव मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सिस ऑफ द डाइप्लोइड नंबर। मतलब कि एक डाइप्लोइड नंबर नॉर्मल आप समझो कि नॉर्मल हमारे 2 सेट हैं, जिसके एक और एक दो, एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ये आपका नॉर्मल यानी कि 2n है। लेकिन वहाँ पे 3 पेयर हों या 4 पेयर हों यानी कि 3n 4n बने, तो ये आपका पॉलीप्लोइडी कहा जाएगा। ठीक है। एंड लिखना है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुड्स, सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। इट रेयरली फाउंड इन द एनिमल बट जनरली ऑकर्स इन द प्लांट, कि ये ज़्यादातर जो है मतलब प्लांट के अंदर ही देखा जाता है पॉलीप्लोइडी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस टाइप से आपने पॉलीप्लोइडी के बारे में लिखना है, और ये सिंपल ऐसे ही पूछा जाता है 2 मार्क्स में। बाकी इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं कि जिस भी प्लांट के अंदर पॉलीप्लोइडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, टॉलर होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है डिफाइन म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन इन मेडिसिनल प्लांट विद देयर सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे यही जो हमारा टॉपिक वो एक्सटेंड किया है कि म्यूटेशन क्या है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो आपने बताना है, और उनका सिग्निफिकेंस क्या है मेडिसिनल प्लांट में, और इस तरीके से आपकी यूनिट यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो समझते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। देखिए म्यूटेशन कहने का मतलब है यानी कि बदलाव हो जाना, यानी कि जो आपका डीएनए है, ऐसे ही प्लांट के अंदर डीएनए होता है, तो एक स्पेसिफिक डीएनए होता है। अगर डीएनए में कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर परमानेंटली चेंज हो जाए अचानक से, वही आपका म्यूटेशन कहा जाता है। आप सिंपल समझो कि जैसे कि सपोज करो ये हमारा एक डीएनए है, जिसकी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
तो इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना, यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन इस टाइप से यहाँ पे लगा होता है। सपोज जस्ट हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर यहाँ पे इतना चेंज अगर ये हो जाता है तो जीन में चेंज हो जाता है तो पूरा यहाँ पे फंक्शन ही चेंज हो जाता है, उसकी अपीयरेंस पे फ़र्क पड़ता है, उसके एक्शन पे फ़र्क पड़ता है, मतलब कि हमारी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। तो यही जो चीज़ है ना वो म्यूटेशन कही जाती है। तो सिंपल कहें तो म्यूटेशन मीन्स चेंज इन द जीन सीक्वेंस या तो डीएनए में अचानक से चेंज हो जाना या उसके सीक्वेंस में चेंज हो जाना, वही आपका म्यूटेशन कहा जाता है। सो म्यूटेशन मीन परमानेंट अल्ट्रेशन ऑफ जीन सीक्वेंस, डीएनए में परमानेंटली जीन में सीक्वेंस में चेंज हो जाना, वही आपका म्यूटेशन है। इट कैन चेंज अपीयरेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट और स्टेम इन एनी प्लांट। यहाँ पे हम प्लांट की ही बात कर रहे हैं, उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो इस वजह से जो आपका प्लांट है उसके फ्लावर में चेंजेस देखे जा सकते हैं, उसके अपीयरेंस में, फ्रूट में, स्टेम में, सभी चीज़ों में। द सेल और ऑर्गेनिज्म विच शो म्यूटेशन कॉल्ड म्यूटेंट, यानी कि जिस भी सेल में या जिस भी प्लांट के अंदर ये चीज़ देखी जाती है, म्यूटेशन देखा जाता है, तो उसको म्यूटेंट बोलते हैं। और जिसकी वजह से, यानी कि जिस कॉजेटिव एजेंट की वजह से म्यूटेशन होता है, उसको आप म्यूटाजेन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने की, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटाजेन क्या होता है और म्यूटेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि म्यूटेशन कितने टाइप्स का होता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स की बात करें तो देखिए टाइप्स जो है वो कई बेसिस पे यहाँ पे उनको क्लासीफाई किया है। तो हम सिंपल एक टाइप्स देख रहे हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, यानी कि वो किस रीजन से म्यूटेशन हो रहा है उसके बेसिस पे जो म्यूटेशन है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, एक है इंड्यूस म्यूटेशन। तो यहाँ पे हम बात करें स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब है कि नेचुरली होते हैं, विदाउट एनी कॉज, या बोले तो विदाउट नोइंग, ये मतलब कि होते रहते हैं या बोले तो हो जाते हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा है कि हमारी जो पुरानी प्रजाति की बात करें, लाइक हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा भी तो हुआ है, मतलब कि लगातार म्यूटेशन ही हुआ है, या बोले तो हमारा इवेल्युएशन हुआ है और तब जाकर के हमारी लास्ट में होमो सैपियंस बने। ठीक, इसी तरीके से नेचुरली जो होता है उसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऑकर्स नेचुरली विदाउट एनी कॉज एंड रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी स्लो, काफ़ी स्लो होता है। एग्जाम्पल इसकी मिथाइलेशन बाय डीअमीनेशन ऑफ साइटोसिन। साइटोसिन में अगर डीअमीनेशन हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है और उसकी वजह से भी मतलब कि म्यूटेशन होता है। क्लियर हो गया? दूसरा इंड्यूस्ड म्यूटेशन तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहने का मतलब है कि जो किसी पॉजिटिव एजेंट, किसी मेडिसिन या फिजिकल एजेंट की वजह से होता है, तो आपका इंड्यूस म्यूटेशन कहा जाएगा। तो लिखना है कि दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन ओकर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट विद केमिकल ड्रग या फिजिकल एजेंट। आप कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटीवायरल ड्रग ले रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से या कई बार बोले तो उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से भी म्यूटेशन हो जाता है। कुछ हमारे फिजिकल एजेंट लाइक हमारे एक्सरेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, कुछ हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो उनकी वजह से भी हमारा म्यूटेशन होता है। तो ये जो हमारे पॉजिटिव एजेंट हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है उनको आप म्यूटाजेन बोलते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें जैसे एक्सरे कॉजिंग म्यूटेशन इन केरियल्स, जो आपके अनाज जो होते हैं उनमें जो है एक्सरे की मदद से म्यूटेशन कराया जाता है। कई बार म्यूटेशन काफ़ी एकदम हार्मफुल हो जाता है, मतलब घातक हो जाता है कई बार हमारी बॉडी में या प्लांट के अंदर भी, लेकिन इसका जो यूज़ है यहाँ पे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हम करते हैं, कैसे उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका सिग्निफिकेंस आपने लिखना है कि म्यूटेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी कि सपोज करो कि किसी जीन की वजह से जो आपका कोई पेड़ है, आपका जो पौधा है उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो उसको रिप्लेस करके या तो उसको चेंज करके किसी दूसरे के जीन फिट कर देना, तो उससे क्या है उसका इंप्रूवमेंट हो गया, वहाँ पे वो टोलर हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वहाँ पे म्यूटेशन कर सकते हैं। ऐसे ही पॉलीप्लॉइड जो भी आपने देखा था वो भी एक टाइप्स का म्यूटेशन ही होता है, वहाँ पे एक से दो पेयर से ज़्यादा क्रोमोसोम वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और उस वजह से जो आपका प्लांट वो काफ़ी ज़्यादा लार्जर हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। तो ये भी पॉलीप्लॉइडी एक इसी के अंदर आता है। ऐसा ही म्यूटेशन इज द सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन स्पीसीज में जो वेरिएबिलिटी आती है बोल तो वेराइटीज़ जो बनती हैं, जिसके अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल हम घर से ही लेके चलते हैं, जैसे कि बफेलो होती हैं, भैंसें होती हैं, भैंस की भी कई वैरायटीज़ होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, कुछ कम दूध देती हैं, कुछ अलग टाइप की दिखती हैं, किसी के सींग लंबे होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। तो ये जो वैरायटीज़ जो बनी है ना, ये भी म्यूटेशन की वजह से ही हुई हैं और ये एवेल्युएशन होता है, ये टाइप्स का आप बोल सकते हैं, एवेल्युएशन ही हो रहा है लगातार और हमारा भी होता ही रहता है। तो यही इसमें म्यूटेशन का रोल है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द केसेस में म्यूटेशन काफ़ी ज़्यादा घातक हो जाता है, कैंसर के केस में या किसी डिसीज़ को कॉज करता है। जिसके एग्जांपल की बात करें, आपको एक अनीमिया हो जाता है, एक सिकल सेल अनीमिया है जो कि हीमोग्लोबिन में जीन म्यूटेशन की वजह से हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन में एक म्यूटेशन होगा और उसकी वजह से ही आपको बीमारी होगी। तो म्यूटेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी होता है। तो ये है म्यूटेशन। अब हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो कितने टाइप्स का है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है।
तो यहाँ पे देखिए वही हेडिंग डली हुई, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड क्या होता है, अक्सर आपने वर्ड सुना होगा कि हमारी हाइब्रिड फसलें भी होती हैं, है ना, हाइब्रिड हमारे कुछ एनिमल्स भी होते हैं। एग्जाम्पल जस्ट मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कराऊँ अच्छे से याद करने के लिए, कि आपने देखा होगा एक हमारा हॉर्स होता है घोड़ा, एक हमारा डंकी होता है, ठीक है। डंकी ज़्यादातर धीमे धीमे चलता है और ज़्यादा वजन को वो ढो पाता है। घोड़ा जो होता है हमारा वो बहुत फास्ट चलता है लेकिन उतने वजन को नहीं ढो पाता। तो इन दोनों में क्रॉस कराने के बाद में, मतलब कि क्रॉसिंग होने के बाद में हमने एक ऐसी प्रजाति बनाई, बोले तो एक हाइब्रिड जनजाति बनाई जो तेज भी चलती है और वो ज़्यादा वजन को भी ढोती है। आपने अक्सर सुना होगा खिच्चर वगैरह जो होते हैं। तो इस टाइप से जो हमारी यहाँ पे एक न्यू वैरायटी बनी, मतलब दोनों के इसके अंदर गुण आएंगे तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड वैरायटी, है ना। ऐसे आपने कई बार मक्का का सुना होगा, अनाज का सुना होगा, जो हमारे गेहूं होते हैं, धान का सुना होगा, नई नई वैरायटी बनती हैं, उनको हम हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं, है ना। मतलब कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोनों के दो पेरेंट आपके होंगे, मतलब कि दो पेरेंट सेल होंगे, उनके बीच में हम जो है क्रॉसिंग कराने के बाद में एक न्यू वैरायटी बनाते हैं जिसमें दोनों के गुण होते हैं, वही हमारा हाइब्रिड कहा जाता है। और इसी प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सिंपल समझो कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड। मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज होंगी, उनके बीच में अगर हम हाइब्रिड ब्रीडिंग कराएं, क्रॉसिंग कराएं, तो वहाँ पे हमारी एक न्यू वैरायटी बनेगी, न्यू हाइब्रिड वैरायटी बनेगी, और यही प्रोसेस हमारी हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल समझो कि यहाँ पे एक सपोज एक वैरायटी हमारी ए है जिसमें ए के गुण है, दूसरा वी भी है। अब दोनों के बीच में हमने क्रॉस लिंकिंग कराई, बोले तो फर्टिलाइजेशन हुआ, और यहाँ से ए का गुण इसमें भी आ गया और वी का भी गुण इसमें आ गया। मतलब अब इसके अंदर दोनों की मतलब कि प्रॉपर्टीज़ हैं, बोले तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ये हमारी हाइब्रिड जनजाति कही जाएगी। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हम ले सकते हैं मेडिसिनल प्लांट के डेवलपमेंट में या बोले तो क्रॉप डेवलपमेंट में। तो क्लियर होगी क्या होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स का होता है। और इससे पहले देखिए आपने एक दो पॉइंट और ध्यान रखने। देखिए पहला पॉइंट वो है हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट टाइम इन प्लांट्स वाज स्टडीड बाय जोसेफ कॉर्ल्यूटर ऑन टबाकू इन 1716। कि सबसे पहले जो प्लांट के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी की गई थी वो एक साइंटिस्ट हैं जोसेफ, उनके द्वारा की गई थी टबाकू के पौधे पे, जो कि 1716 में हुआ था, 1760 में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट चेंज जेनेटिक कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बट इट प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। कि देखिए यहाँ पे जो है चेंजिंग नहीं होती जेनेटिक मटेरियल में, बल्कि दो अलग अलग स्पीसीज का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो जाता है और एक न्यू वैरायटी बना देता है। और बात करें इनके टाइप्स की, तो देखिए जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो दो टाइप्स का होता है। एक है इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इंटर का मतलब होता है बीच में, एंड वैराइटल बोलते हो वैराइटीज। जब सेम वैरायटी के बीच में जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमारा इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन है। एक दूसरा जो है वो हमारा डिस्टेंट, यानी कि दो डिफरेंट स्पीसीज होंगी उनके बीच में होगा, तो उसको हम डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। उनके भी सब डिवीजन है, हम बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए पहला आपने लिखना है कि व्हेन क्रॉसेस आर मेड बिटवीन द प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज देन इट कॉल्ड इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। जब एक ही स्पीसीज के आपके प्लांट होंगे और उनके बीच में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो वो आपका कहा जाएगा इंटरवैराइटल। एग्जाम्पल की बात करें, दो आपकी वैरायटीज़ हैं आपकी गेहूं की। व्हीट आपका जो होता है, एक गेहूं मतलब कई वैरायटीज़ रखते हैं, तो अलग अलग वैरायटी को अगर हम कंबाइन करेंगे तो उनमें अगर हम क्रॉसिंग कराएंगे तो वो आपका कहा जाएगा इंटरवैराइटल, ठीक है। अगर वहीं पे सिंपली अगर हम राइस और व्हीट के बीच में अगर हम क्रॉसिंग करा दें तो वो आपका डिस्टेंट कहा जाएगा, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ। यहाँ पे आप सब डिवीजन में समझोगे और भी एग्जाम्पल के साथ में आपको बेटर समझ में आएगा कि पहला इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रा का मतलब समझो, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यानी कि उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, देखिए क्रॉसेज आर मेड बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज होगी, है ना, एक ही जाति होगी, आप समझ सकते हैं, और उसी के अंदर दो अलग अलग इंडिविजुअल होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगी, तो उनके बीच में जो ब्रीडिंग होगी तो वो हमारा इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होगा। एग्जाम्पल समझो कि हमारे दो टाइगर हैं, एक है बंगाल टाइगर, एक है सिबेरियन टाइगर। दोनों टाइगर हैं, उनकी जाति सेम है, तो उनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होगी तो वो आपका इंट्रा स्पेसिफिक होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल समझो कि हमारे दो एशियन हैं, मतलब कि मेल फीमेल, मतलब कि इंडिया के हो सकते हैं, इंडिया के अंदर ही, तो कोई भी हुए मेल फीमेल, तो उनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होगी तो वो आपका इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। मतलब कि मेल फीमेल दोनों के गुण उनके बच्चों में जाएंगे, तो ये हमारा इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। अब सेकंड जो है इसमें वो आता है हमारा इंटर स्पेसिफिक।
इंटर स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि क्रॉसेज आर मेड बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब कि एक ही स्पीसीज होगी लेकिन डिफरेंट वैरायटी की होंगी। कहने का मतलब है कि जो हमारी ह्यूमन बींग है, हम एक जाति के हैं, जाति कहने का मतलब है कि हमारी स्पीसीज, लाइक पूरी इंडिया में सभी ह्यूमन बींग हैं, लेकिन उसमें भी कई वैरायटी है ना, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ सांवले हैं। ऐसे ही अगर हम क्रॉस लिंकिंग कराएं, एक एशियन मेल है, मतलब कि हम इंडिया की तरफ से ले सकते हैं, एक यूरोपियन फीमेल है जो मतलब ज़्यादा ही गोरी होती हैं, तो उनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होगी ना, वो आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होगा। इंटर कहने का मतलब है बीच में, मतलब दो अलग अलग आपकी स्पीसीज होंगी, सॉरी वैराइटीज होंगी, ठीक है, सेम स्पीसीज की। क्लियर हो गया। अब दूसरा जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो है डिस्टेंट, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज होंगी। आप एग्जांपल से समझोगे, जैसे कि पहले आपने डिफाइन करना है कि क्रॉसेज आर मेड बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस और डिफरेंट जीनस। पहला हमारा इंट्राजेनेरिक, तो यहाँ पे आप इंट्राजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन में देखोगे तो लिखा है कि क्रॉसेज आर मेड बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बिलोंगिंग टू सेम जीनस, कि वो एक ही जीनस के होंगे लेकिन वो डिफरेंट स्पीसीज होंगी। एग्जाम्पल से समझो कि अगर हम, एक टाइगर है, एक हमारा लायन है, यानी कि एक चीता और शेर के बीच में अगर हम क्रॉस लिंकिंग कराएं तो वहाँ पे दोनों की स्पीसीज अलग अलग है लेकिन वो एक ही जीनस के अंदर आते हैं, तो वो जो है ना आपका इंट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। ऐसे अगर हम डंकी और हॉर्स के बीच में करें, यानी कि फीमेल हॉर्स लें, तो वहाँ पे जो होगा ना आपका ब्रीडिंग, वो आपका यही इंट्राजेनेरिक कहा जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड जो है वो है इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। लिखा है कि क्रॉसेज आर मेड बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट जीनस, कि यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल होंगे, मेल फीमेल होंगे, उनके जीनस डिफरेंट डिफरेंट होंगे लेकिन वो एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे। एग्जाम्पल से समझो कि अगर हम सीप यानी कि भेड़ और बकरी के बीच में अगर हम क्रॉस लिंकिंग कराएं, इनकी फैमिली तो एक है लेकिन बिल्कुल स्पीसीज भी अलग है और उनके जीनस भी अलग हैं, तो ये जो है ना आपका हाइब्रिडाइजेशन इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स का होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये होता कैसे है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर हम सिंपली बात करें, इसमें पहली जो स्टेप होगी वो होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, मतलब कि किसके बीच में आपने क्रॉस लिंकिंग करानी है। जैसे कि अलग अलग वैराइटीज़ ले ली आपने धान की, उनके बीच में करानी है, या धान और गेहूं के पेड़ के बीच में करानी है, या फिर आप सिंपल एग्जांपल समझो कि आपने डंकी या हॉर्स के बीच में करानी है, मतलब कि आपने पहले पेरेंट को सेलेक्ट करना होगा। दूसरा कि प्लांट के अंदर आपने एम्स्कुलेशन करना होता है, या बोलते हैं इमेस्कुलेशन करना होता है, कि आपकी जो भी फीमेल प्लांट होता है उसमें जो एंथर होते हैं, स्टेम्स जो होते हैं, उनको रिमूव करना होता है। मतलब कि बिना जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल प्लांट का उसको कुछ हानि पहुंचाए, आपने स्टेम्स और एंथर को वहाँ से रिमूव करना होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन। अभी हमने मेल के साथ कुछ भी नहीं किया है, हम जस्ट फीमेल पे फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने स्टेम्स और एंथर को रिमूव करना है। दूसरा है बैगिंग। बैगिंग कहने का मतलब है कि जो आपका प्लांट है आपने उसको ना कवर करके रख देना है। कवर इसलिए करना है ताकि कोई अदर पोलिनेशन वहाँ से ना हो जाए, क्योंकि फॉरेन कोई भी पोलन वहाँ पे आके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना करने लग जाए, तो उसको जो भी आपका प्लांट वगैरह है उसको हम वहाँ पे मतलब कवर कर देंगे एक बैग के थ्रू, या बोल तो पन्नी होगी, या बोल तो कागज़ का भी हो सकता है। दूसरा है नेक्स्ट है वो है टैगिंग। टैगिंग का मतलब है कि उस पर आप इन्फॉर्मेशन लिखोगे कि कब से आपने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करा, डेट क्या है, प्लांट का नेम क्या है, किस चीज़ के बीच में हुआ, कब तक ये कंप्लीट होगा, या बोल तो कितना टाइम लगेगा, सारा कुछ वो है मतलब कि आपने डिटेल में इन्फॉर्मेशन एक मतलब कि कागज़ से पे लिखनी होगी, और जैसे कि उस पर टैग लगा देना होगा प्लांट के ऊपर। उसके बाद में है क्रॉसिंग, यानी कि अब जो मेल जो प्लांट है अब उसको जो अपने उसके जो पोलेंस जो हैं उनको प्लेस करना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, या तो फीमेल प्लांट पे, और उनके बीच में क्रॉसिंग होगी और आपका एक न्यू हाइब्रिड प्लांट बनेगा जितना भी टाइम लगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्टेप से प्रोसेस होती है हाइब्रिडाइजेशन की, इतने स्टेप इनमें इन्वॉल्व होती हैं। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट, यानी कि हम ऐसे प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं जो कि डिसीज रेजिस्टेंट हो, मतलब हम अपनी मर्जी से किसी के बीच में क्रॉस लिंकिंग करा सकते हैं। दूसरा क्रॉप इंप्रूवमेंट, जो आपकी फसल हो रही है या आपके जो पेड़ पौधे बन रहे हैं मेडिसिनल वाले, आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी या तो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ मेडिसिनल प्लांट, आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं जो भी आपके मेडिसिनल प्लांट हैं। एंड टू इनकॉर्पोरेट डिजायरेबल कैरेक्टर इन सिंगल वैरायटी ऑफ प्लांट, आप सिंगल प्लांट के अंदर कई सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको डेवलप करा सकते हैं इसी तरीके से ब्रीडिंग करा करके। तो ये जो है ना सिग्निफिकेंस होता है हाइब्रिडाइजेशन का। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है ना, यहाँ पे म्यूटेशन, हाइब्रिडेशन, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनका रोल क्या है मेडिसिनल प्लांट में। आई होप ये आपको सारे कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आपकी यूनिट सेकंड यहाँ पे खत्म होती है। अब हमारी यूनिट थर्ड स्टार्ट होती है, जो कि छोटी सी ही यूनिट है, जिसमें हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। ये होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, सारी प्रोसेस वगैरह, तो देखते हैं इसके बारे में।
तो यहाँ पे देखिए जो पहला जो क्वेश्चन बनता है यूनिट 3 से, वो है देखिए डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड इट्स वेरियस टाइप। ये प्लांट टिश्यू कल्चर होते क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो सिंपली आपने 2 मार्क्स में आपने बताना होगा। तो प्लांट टिश्यू कल्चर देखिए आपने कल्चर से समझा होगा, अगर आपने 3rd से में पढ़ा हो माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर, जहाँ पे हमने माइक्रोब्स को ग्रो कराया था, बैक्टीरिया वगैरह को, मतलब कि हम आर्टिफिशियल एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे बैक्टीरिया को, प्लांट को या किसी भी एनिमल को, और उसको वहाँ पे हम ग्रो करेंगे इन विट्रो, बोले तो लैब के अंदर। तो यही आपका एक प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाएगा। सिंपल आप समझो कि यहाँ पे मैंने डायग्राम से समझा रखा है कि आपके पास में कोई प्लांट है, जैसे कि आपका नॉर्मल प्लांट है जो कि बाहर इन्वायरमेंट में आपका ग्रो कर रहा है, वहाँ से उसका आपने कोई पार्ट लिया, उसको आपने कल्चर मीडिया में डाला और उसको सारी वही चीज़ें प्रोवाइड करी उसको बाहर मिल रही थी, मतलब कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपने प्रोवाइड करना होगा। और जो है इन विट्रो कंडीशन है तो आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो होगा, और यही जो है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाएगा। क्लियर हो गया। तो प्लांट टिश्यू कल्चर इज ए टेक्निक इन विच फ्रेगमेंट ऑफ प्लांट आर कल्चर्ड एंड ग्रो इन लेबोरेटरी अंडर सुटेबल कंडीशन। कि यहाँ पे कोई भी आपका एक्स प्लांट होगा, उसके हम पार्ट लेंगे और उसको हम ग्रो करेंगे एक आर्टिफिशियल कंडीशन में, वही आपका प्लांट टिश्यू कल्चर होगा। मतलब कि हम अपनी मर्जी से किसी भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम है हमारी दुनिया में, या वो बहुत ही कम बचे हुए हैं, तो उनको भी हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक मतलब कि लाइन है, वो है टोटिपोटेंसी। जो टर्म है आपने इसको भी ध्यान रखना है कि द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू डेवलप इनटू होल प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। कई बार ये पूछी जा सकती है कि जो आपने प्लांट का पार्ट कट किया, अभी कट होने की वजह से ये कल्चर मीडिया बना और इसमें ये दोबारा से ग्रो भी कर गया, तो यही जो एबिलिटी है इसके अंदर, मतलब कि इस पत्ती के अंदर या बोलते इस पार्ट के अंदर दोबारा से रीग्रो होने की, वही टोटिपोटेंसी कही जाती है ना। द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू डेवलप इनटू होल प्लांट। क्लियर हो गया। और ये सबसे पहले जो ब्रीडिंग जो की गई थी प्लांट के बीच में, तो डेवलप जो किया गया था वो 1950 में प्लांट टिश्यू कल्चर यहाँ पे डेवलप किया गया था। बात करते हैं कि कितने टाइप्स के आपके टिश्यू कल्चर होते हैं, तो यहाँ पे टाइप्स लिखे हुए हैं। जैसे सीड कल्चर, आपके पास कोई बीज है आप उसकी मदद से भी वहाँ पे ग्रो करा सकते हैं। दूसरा एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो अगर पास है तो वहाँ पे आप सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके आप कल्चर वहाँ पे बना सकते हैं और प्लांट आपको ग्रो होगा। कैलुअस कल्चर, सेलुअस या तो कैलुअस आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे गुच्छे होते हैं सेल्स के ही, और मतलब कि छोटे छोटे, तो वहाँ से उसकी मदद से भी आप ग्रो करा सकते हैं। आपके प्रोटोप्लास्ट की मदद से आप ग्रो करा सकते हैं, लीव्स की मदद से, रूट्स की मदद से, एंथ्रोपोलेन की मदद से, फ्लोवर की मदद से। तो ये सारे आपके टिश्यू कल्चर कहे जाते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है वो व्हाट आर द वेरियस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर एंड गिव इट्स एप्लीकेशन इन फार्माकोग्नोसी। ये जो आपने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा, अब हम सपोज करो कि इसको हम बना रहे हैं लैब के अंदर, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट टिश्यू कल्चर की फार्माकोग्नोसी में, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे डिटेल में बताना है, जो कि लॉन्ग में पूरा 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर, यानी कि ये जो हम कल्चर यहाँ पे बना रखे हैं, अब ऐसा तो नहीं कि हमने सिंपल पत्ती को इसमें डाल दिया और खुद ही ग्रो कर जाएगी, नहीं, उसको जो सारी चीज़ें लाइक इसकी आपने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने होंगे, आपने ग्लूकोज प्रोवाइड करनी होगी, या तो कार्बन का सोर्स होगा, आपके वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर यानी कि हार्मोन वगैरह होंगे, कुछ एंटीबायोटिक भी यहाँ पे देनी पड़ेंगी ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह इसको मतलब कि ख़राब ना कर दे। तो ये जो सारी चीज़ें ना वो आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कही जाती हैं। लाइक जैसे कि हम खुद ही हैं, हम खुद की बॉडी को ग्रो कर रहे हैं, तो हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सारी चीज़ें लेते हैं, लाइक हम ग्लूकोज भी लेते हैं, वाइटामिन्स भी लेते हैं, और भी कई सारी चीज़ें लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो आपका प्लांट टिश्यू कल्चर है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो वही जो ना यहाँ पे पहले पॉइंट लिख रखे हैं, बारी बारी से ना वही आपने डिटेल में बताने हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट वो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब कि कुछ आपको इनऑर्गेनिक केमिकल चाहिए होंगे जिसमें कोई भी कार्बन नहीं होगा। जैसे कि ये 2 टाइप्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट। दूसरा है ऑर्गेनिक सॉल्ट, आपने ऑर्गेनिक सॉल्ट चाहिए होते हैं जिनको आप कार्बन के सोर्स भी बोलते हैं। थर्ड है वो है सॉलिडिफाइंग एजेंट। आपको जो सॉलिडिफाइंग एजेंट कहने का मतलब है कि एक ऐसा एजेंट जो कि आपके कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करेगा, एक जेलिंग एजेंट होगा, वो चाहिए होगा। एक ग्रोथ रेगुलेटर, जो प्लांट हार्मोन आपने 5 पढ़े थे, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, इथाइलिन है, ये सारे आपको चाहिए होंगे, है ना, 5 के 5। इसके अलावा पीएच ऑफ मीडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएच, क्योंकि हर एक पौधा जो है उस अलग पीएच पे ही ग्रो करता है, तो उसके हिसाब से आपने मेंटेन करना है। और कुछ आपने वहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे कुछ एंटीबायोटिक, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन किसके लिए, बैक्टीरिया वगैरह के लिए, फंगस वगैरह के लिए, ताकि हमारे पेड़ को वो खराब ना करें। क्लियर हो गया। अब बारी बारी से यही हम समझने पहला है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब कि जिसमें कार्बन नहीं होगा, ऐसे केमिकल। तो ये 2 टाइप्स के हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का मतलब देखिए, मैक्रो जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, बोले तो ज़्यादा क्वांटिटी,
माइक्रो मतलब कि छोटी है, तो स्मॉल क्वांटिटी। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिएंगे वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहे जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिएगी, पोटेशियम लार्ज क्वांटिटी में, कैल्शियम भी, सल्फर भी, फॉस्फोरस भी, तो ये आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट ही हैं। सेकंड माइक्रो जो कि है तो काफ़ी नेसेसरी, लेकिन वो काफ़ी कम अमाउंट में चाहिएंगे, जैसे कि मैग्नीज है, आयरन है, बोरोन है, जिंक है, कॉपर है, तो ये आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट कहे जाएंगे। सेकंड वो है ऑर्गेनिक सॉल्ट। ऑर्गेनिक यानी कि जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, वो कार्बन के सोर्स होते हैं, तो ये चाहिए होते हैं। जिसके दो इसके अंदर आते हैं, विटामिन और अमीनो एसिड, जैसे कि विटामिन V1, V3, V6, ग्लाइसिन अमीनो एसिड हैं, ये सारे जो है हमारे कार्बन के सोर्स होते हैं। एंड इसके अलावा कार्बन के सोर्स में आपकी ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये आपकी चाहिए होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्ट हैं। क्लियर हो गया। अब थर्ड है वो है सॉलिडिफाइंग एजेंट, यानी कि एक ऐसा एजेंट जो कि आपकी कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करेगा, तो सेमी सॉलिड बनाएगा। एग्जाम्पल इसके अगार आपको चाहिएगा, एग्रोज आप यूज़ कर सकते हैं, जेलिन गम यूज़ कर सकते हैं, इसबगोल यूज़ कर सकते हैं, जेलेटिन या स्टार्च वगैरह, तो ये आपके सॉलिडिफाइंग एजेंट हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं ग्रोथ रेगुलेटरी, तो प्लांट हार्मोन। जो आपके पांचों के पांचों जो प्लांट हार्मोन थे ना, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, पांचों के पांचों आपको कल्चर मीडिया में डालने होते हैं। वो टाइम टू टाइम डालने होते हैं, मतलब कि जैसे कि स्टार्टिंग में आपको ऑक्सिन डालना पड़ेगा, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, लास्ट में आपको इथाइलिन और इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो ना ग्रोथ के लिए काफ़ी नेसेसरी होते हैं, है ना। तो ये सारे रिक्वायरमेंट है इसके लिए। इसके अलावा पीएच ऑफ मीडिया, कि जो आपका कल्चर मीडिया है उसका पीएच आपने रेगुलेट करना है, मेंटेन करना है उस पौधे के अकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ द जो आपकी जो कल्चर मीडिया जो होते हैं वो 5.2 से 5.8 के बीच में ग्रो करते हैं, तो ये एक इसका स्टैंडर्ड है। इसके अलावा अपने एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, ताकि कोई भी फंगस वगैरह, आपको कोई बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह उसको ख़राब ना करे, मतलब कि ग्रोथ को ना रोके। तो उसके लिए आप सेफोटेक्सेम, कार्बेनिसिलिन और कैनामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक का भी यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया में। तो ये जो ना रिक्वायरमेंट है वो तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है प्लांट टिश्यू कल्चर की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो रोल क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर का फार्माकोग्नोसी में, या हम क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है टू कंजर्व द रेयर स्पीसीज इन द फॉरेस्ट, कि बहुत से ऐसे पौधे हैं जो बहुत ही रेयर हैं या तो बहुत ही कम बचे हुए हैं, वो विलुप्त होने वाले हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे जो है कंजर्व कर सकते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। सेकंड, टू स्टडी वेरियस बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक प्लांट, कि कोई भी प्लांट है उसमें कौन कौन सी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस हो रही हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं लैब में अच्छे से। इसके अलावा फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जो आपकी फसल है, जो आपकी यील्ड है, प्रोडक्शन है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है इन प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं उनके प्रोडक्शन में भी हम इनका यूज़ करते हैं। देखिए मेटाबोलाइट क्या होते हैं, जिसकी कोई भी रिएक्शन होती है उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनते हैं, जिसके रिएक्टेंट दो मिले और उनके बाद में एक प्रोडक्ट हमारा बनता है। सिंपल जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक हमारा ये है रिएक्टेंट ए, एक हमारा बी है, तो इन दोनों के मिलने से जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है AB, तो ये आपका मेटाबोलाइट कहा जाता है। अब ये जो मेटाबोलाइट है ना, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हम उसको बोलते हैं जो कि पहले ही एक सिंगल रिएक्शन में हो जाते हैं, और सेकेंडरी हम उनको बोलते हैं जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट से बनते हैं। तो इनको ना वैसे तो आप डिटेल में 5th सेम में कोग्नोसी में ही पढ़ोगे, पूरी यूनिट है, तो सिंपली आप ऐसे ध्यान रखो कि जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, फ्लेवोनोइड, वोलेटाइल ऑयल, ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट के अंदर आते हैं इसकी प्रोटीन है, विटामिन है, अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, वो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट, और इन्हीं से ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो इनके प्रोडक्शन में भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल, जो ब्रीडिंग की साइकिल होती है, मतलब कि जो ब्रीडिंग कराते हैं दो प्लांट में, हम उनको भी शॉर्ट कर सकते हैं, कम टाइम में हम यहाँ पे करा सकते हैं। नेक्स्ट वह प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट, हमारे जो प्लांट जो बनेंगे वो डिसीज फ्री भी बनेंगे, हम अकॉर्डिंग टू जीन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम माइक्रो प्रोपोगेशन, मीन रिजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम माइक्रो प्लांट ऑफ एक्स प्लांट, कि हम एक छोटा सा हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, या तो एक रेयर एक लास्ट प्लांट बचा हुआ है दुनिया में, उसका हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, उसी से हम लाखों प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो आपकी माइक्रो प्रोपोगेशन कही जाती है, मतलब कि छोटे से पार्ट से पूरा होल प्लांट को ग्रो कराना। नेक्स्ट वह प्रोडक्शन ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो आपके मेन केमिकल है जो कि आपके प्लांट में निकलते हैं, उनको हम फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, तो उनको भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इन प्रोडक्शन ऑफ 1000 ऑफ प्लांट फ्रॉम सिंगल वन, आप एक सिंगल प्लांट से हजारों प्लांट बना सकते हैं, है ना। ये इसका एक सिंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। दूसरा नेक्स्ट लास्ट में वो है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, कुछ आप ऐसे भी प्लांट बना सकते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, या अपने अकॉर्डिंग हम उनमें चेंजेस करा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंस है आपके प्लांट टिश्यू कल्चर की, और उसकी रिक्वायरमेंट हमने देखी थी कि वो कैसे बनता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
और इसके बाद देखिए लास्ट में एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो है राइट ए नोट ऑन एडिएबल वैक्सीन। ये एडिएबल वैक्सीन होती क्या है, उनके ऊपर एक नोट लिखिए। पूरा 7 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है, कई बार सिंगल 2 मार्क्स में पूछे जाए कि एडिएबल वैक्सीन को डिफाइन कीजिए। तो समझते हैं, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। एडिएबल वैक्सीन वर्ड को हमने ब्रेक करा। एडिएबल कहने का मतलब है यानी कि ईटेबल, जिनको हम खा सकते हो, बोले तो जिनको हम ओरली दे सकते हो। एंड वैक्सीन आप जानते ही होंगे, जब से कोरोना आया वैक्सीन को हर कोई जानने लगा है कि वैक्सीन हमारी ऐसी एक समझ सकते हैं एक मेडिसिन ही होती है जो कि डिसीज़ होने से पहले इंजेस्ट की जाती है बॉडी में। देखिए अक्सर जो है आपने देखा होगा कि जैसे कि जो आपने कोरोना के केस में पढ़ा होगा कि हमको कोरोना हुआ भी नहीं था, बहुत से बंदों को कोरोना हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी वैक्सीन लगाई थी। मतलब कि वो रोकथाम के लिए होती है ताकि आपको डिसीज़ आगे ना हो सके। अब उसका कॉन्सेप्ट समझो कि आखिर ये वैक्सीन क्या है, थोड़ा मतलब कि एज ए मेडिकल स्टूडेंट समझो कि वैक्सीन जैसे हम अपनी बॉडी में देंगे तो हमारी बॉडी में जो है इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब इम्यूनिटी कब बढ़ेगी, आपने एक पॉइंट हमेशा पढ़ा हो कि जब भी हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करते हैं, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है और उसको फिर वो किल कर देती है सारे एंटीजन को, या बोले तो वो मजबूत हो जाती है। तो ठीक इसी तरीके से जैसे कि हम कोरोना की ही बात करें, कोरोना भी हमें नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है आगे, तो इसलिए हमने वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन में आपने अक्सर सुना हो कि वैक्सीन को लगवाते ही आपको फीवर हो गया, 1-2 दिन फीवर हो गया। वो होता क्यों था, उसका रीज़न ये है कि वैक्सीन के अंदर भी कोरोना ही होता है। मतलब आप ऐसे समझो कि एक देखिए होम्योपैथी का ना सिंपल प्रिंसिपल है कि जिस चीज़ से आपको बीमारी हो रही है ना वही उसको ठीक करेगी। ये एक होम्योपैथी का प्रिंसिपल है। मतलब कि सपोज कोरोना जो है मैंने कोविड-19 जो है वो वायरस से हो रहा था, तो वो वायरस ही उसका निदान का कारण बनेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट वही वैक्सीन में है कि वैक्सीन में जो होता है ना वो हम वायरस ही दे देते हैं। मतलब कि वो स्मॉल क्वांटिटी में हमारे वायरस के ही एंटीजन होते थे, और जैसे ही वो स्मॉल क्वांटिटी में यानी कि इतनी क्वांटिटी में थे कि वो हमको मतलब कि पूरी तरीके से तो बीमार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जरूर डेवलप करा सकते हैं। कि जब भी हमने वैक्सीन की मदद से अपनी बॉडी में एंटीजन एंटर कराई कोरोना की, तो कोरोना की जब एंटीजन हमारी बॉडी में जाएंगे मतलब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होंगी, धीरे धीरे डेवलप होंगी, क्योंकि वो नई चीज़ है, हमारी बॉडी ने कभी भी फेस नहीं करी। तो जब वो एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी मतलब हमारी बॉडी को सारी नॉलेज हो जाएगी उस एंटीजन के बारे में। अब बाई चांस महीने 2 महीने या साल भर बाद अगर आपको कोरोना होता है तो आपकी बॉडी ना ऑलरेडी पहले से ही परिपक्व रहेगी और तो मजबूत रहेगी। यस आई कैन डू इट, मतलब कि मेरे को सारी चीज़ें पता है कि कैसे एंटीबॉडी डेवलप करनी है और कैसे उनको मारना है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है वैक्सीन का, यानी कि एक डिसीज़ एंटीजन, मतलब एक डिसीज़ का एंटीजन ही होता है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोडक्शन को बढ़ा करके। क्लियर हुआ थोड़ा। तो एक सिंपल सा आपने होम्योपैथी का प्रिंसिपल ध्यान रखना है कि जिस चीज़ से आपको बीमारी हो रही है वही उसका मतलब कि ट्रीटमेंट होगा, या तो उसी की मदद से बीमारी को रोका भी जा सकता है। तो एडिबल वैक्सीन आपने मोस्टली वैक्सीन के बारे में सुना होगा, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन आपको कहाँ लगी थी, कंधे पे लगी थी। तो मोस्ट ऑफ द जो वैक्सीन हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी वैक्सीन्स अब बनी है मतलब कि फार्माकोग्नोसी की मदद से कि आप उनको खा भी सकते हैं, वो आपको प्लांट से ही मिलती हैं मोस्टली, तो उन्हीं को हम बोलते हैं एडिएबल वैक्सीन। तो समझो यहाँ पे कि एडिएबल वैक्सीन्स आर दोज वैक्सीन्स विच आर गिवन ओरली एंड डेट आर प्लांट और एनिमल मेड वैक्सीन, कि इनको हम ओरली देते हैं और ये प्लांट मेड या एनिमल मेड वैक्सीन होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कि एडिएबल वैक्सीन्स कंटेन्स डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम ओरिजिनल पैथोजन, कि इस वैक्सीन के अंदर वही डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं ओरिजिनल पैथोजन। ओरिजिनल पैथोजन कहने का मतलब है कि जिसकी वजह से आपको डिसीज हो रही है ना उसी पैथोजन के यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं, बोले तो एंटीजन होते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए, या बोले तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। क्लियर हो गया। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना सबसे पहले एडिएबल वैक्सीन का वो 1990 में आया था। एक हमारे साइंटिस्ट हैं आर्नट जेन, उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो समझ में आ गया कि एडिएबल वैक्सीन आपकी होती क्या है, और इनको सिंपल आप ध्यान रखना कि एडिएबल बोले तो खाने योग्य, इनको हम खा सकते हैं, उनको हम ओरली ले सकते हैं। बात करते हैं कि हमारे जो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं इस वैक्सीन में, वो है टबाको, पोटैटो और टोमेटो, बनाना, लेटेस, राइस, सोयाबीन, कॉर्न, पीनट्स, अल्फाल्फा, व्हीट, कॉर्न वगैरह सारे जो प्लांट हमारे इन्वॉल्व होते हैं इन वैक्सीन के बनाने में। अब बात करते हैं कि आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिएबल वैक्सीन से हमारी वैक्सीन होनी कैसी चाहिए, उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले कि ये इफेक्टिव होनी चाहिए, और सेकंड ये अफोर्डेबल होनी चाहिए, इनकी चीप होनी चाहिए, थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। दूसरा कि इजी टू एडमिनिस्टर्ड, मतलब कि हम बॉडी में इजीली एंटर करा सकें, ऐसे नहीं कि इंजेक्शन की ही ज़रूरत पड़े, विदाउट इंजेक्शन। ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, लेस साइड इफेक्ट होने चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी को लॉन्ग लास्टिंग बूस्ट करे, एंड इट शुड नॉट कंटामिनेट द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को भी कंटामिनेट ना करे। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज, बोल तो एक आइडियल प्रॉपर्टी। बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस या बोल तो एडवांटेज ऑफ एडिएबल वैक्सीन।
तो यहाँ पे कुछ जो वैक्सीन हैं जो अभी डेवलप कराई जा चुकी हैं, जैसे कि मलेरिया की वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी की है, कोलेरा की है, मिजल्स की है। तो ये वैक्सीन्स एडिबल वैक्सीन्स हैं और ये बन भी चुकी हैं और आगे कंटिन्यू बहुत सारी डिसीज़ की वैक्सीन्स बन भी रही हैं। तो बात करें इसके एडवांटेज की, सबसे पहले एडवांटेज इसका ये होता है कि दीज वैक्सीन आर चीप एंड कैन बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी। ये बहुत सस्ती बनती हैं और इनको हम ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली फिर बना भी सकते हैं। दे कैन बी इंजेस्टेड ओरली विदाउट निडल। हम विदाउट इंजेक्शन के इनको इंजेस्ट करा सकते हैं। ये जो है इनको हम स्टोर कर सकते हैं इजीली, और ये जो है ना हीट सेंसिटिव नहीं होती, मतलब कि विदाउट रेफ्रिजरेटर या बोले तो ठंडे इलाके के बिना भी आप इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, वो रह सकती हैं। लास्ट में है दे आर सेफ एंड लेस रिस्क और साइड इफेक्ट। यहाँ पे ये सेफ होती हैं, इनके कम साइड इफेक्ट होते हैं। बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि दे आर नॉट कन्वीनियंट फॉर इन्फेंट। जो आपके चाइल्ड्स, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप इजीली इनको नहीं खिला सकते क्योंकि वो खा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कन्वीनियंट नहीं होती। सेकेंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लांट इज़ डिफिकल्ट। कई बार जो है आप प्लांट की मदद से जो वैक्सीन बना रहे हैं उसमें सिलेक्शन जो है कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है वो ये है कि सम वैक्सीन नॉट सो इफेक्ट ड्यू टू गैस्ट्रिक एसिड। हम ओरली वैक्सीन को लेंगे, मतलब कि वो स्टोमक में जाएगी, तो वो गैस्ट्रिक रेजिस्टेंट होनी चाहिए। अगर वो एसिड में ख़राब होगी तो वो अपने एक्शन ही नहीं दिखाएगी। तो कुछ जो वैक्सीन है वो इसी वजह से फेल भी हो चुकी हैं, जो कि गैस्ट्रिक इफेक्ट की वजह से वो काम नहीं करती। लास्ट में है सम पीपल्स हैव एलर्जी टू स्पेशल फ्रूट या वेजिटेबल, कि जैसे कि हर एक बंदा अलग अलग ही होता है और हर एक को किसी स्पेशल वेजिटेबल या फ्रूट से भी एलर्जी हो सकती है। अगर वो वैक्सीन उसी फ्रूट की मदद से बनाई है या उसी वेजिटेबल की मदद से बनाई है तो वो तो और ज़्यादा एलर्जी कोज कर सकती है उस बंदे के अंदर। तो ये इसके डिसएडवांटेज माइनर से देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो आपकी यूनिट है ना, यूनिट नंबर 3 वो भी कंप्लीट होती है। ज़्यादा बड़ी नहीं थी यूनिट, इसमें सिंपली आपने प्लांट टिश्यू कल्चर को समझा, वो कितने टाइप्स के होते हैं वो समझा, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट समझी और उसकी एप्लीकेशन समझी और अपने एडिएबल वैक्सीन को डिटेल में पढ़ा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना पार्ट, उसमें हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। तो मिलने वाले हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।